आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सुनने में थोड़ी अजीब, शायद किसी जादू जैसी लगे। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अमेरिका में एक छोटा सा शहर, 1950s की बात है ये। जी। उस जमाने में जब पूरे अमेरिका में हार्ट अटैक्स मतलब दिल के दौरे पड़ना एक आम बात थी, एक महामारी जैसी। हाँ, बहुत कॉमन था। इस शहर में खास तौर पर 65 साल से कम उम्र के लोगों में ये बीमारी थी ही नहीं, मतलब लगभग ना के बराबर। डॉक्टरों के लिए भी एक पहेली बन गया था। सही कहा। ये शहर था रोजेटो, पेंसिल्वेनिया। और यहाँ के लोग कौन थे? ये इटली के गांव रोजेटो वोल्फोटोरो से आए हुए अप्रवासी थे। जी, वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। और उन्होंने पेंसिल्वेनिया में आकर एक नया रोजेटो बसा लिया, बिल्कुल अपने पुराने गांव जैसा। पर ऐसा क्या खास था इस शहर में? क्या थी यहाँ की हवा में बात? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी के कह सकते हैं हीरो हैं डॉक्टर स्टुअर्ट वुल्फ। वो पेट के डॉक्टर थे वैसे तो। अच्छा। पर जब उन्हें ये पता चला कि रोजेटो में 65 साल से कम उम्र के लोगों में दिल की बीमारी से मौतें लगभग हैं ही नहीं, 0। 0? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, उस जमाने में तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। तो वो चौंक गए और उन्होंने तय कर लिया कि भाई इसकी तह तक तो जाना ही पड़ेगा, ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब कैसे पता लगाया? तो डॉक्टर वुल्फ और उनकी टीम ने पूरी जासूसी शुरू कर दी, जैसे डिटेक्टिव करते हैं ना। हाँ। मौत के सारे सर्टिफिकेट्स देखे, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले, लोगों से मिले घर घर जाकर। अच्छा, लोगों से बात भी की? हाँ, खून की जांचें की, ईकेजी किए, मतलब दिल की धड़कन की जांच, सब कुछ। कहते हैं कि वहां के मेयर ने भी उनकी बहुत मदद की थी। वाह। और फिर नतीजे क्या निकले? जरूर कुछ कमाल का पता चला होगा। जी हाँ, नतीजे तो होश उड़ाने वाले थे, जैसा आपने कहा। पता चला कि रोजेटो में 55 साल से कम उम्र का एक भी पुरुष, एक भी नहीं, हार्ट अटैक से मरा ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? एक भी नहीं? एक भी नहीं। और जो 65 साल से ज्यादा उम्र के थे, उनमें भी दिल की बीमारी से मरने की दर अमेरिका के बाकी हिस्सों से लगभग आधी थी। आधी? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, वहां पर आत्महत्या, शराब की लत, ड्रग्स, क्राइम, यहाँ तक कि पेट के अल्सर जैसी बीमारियां जो अक्सर तनाव से जुड़ी होती हैं, वो भी लगभग नहीं थी। कमाल है। मतलब लोग बस आराम से जीते थे और बुढ़ापे में गुजर जाते थे। बिल्कुल, बस बुढ़ापे से, शांति से। तो फिर राज क्या था? जरूर वो लोग बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाते होंगे, आजकल जैसे सब पीछे पड़े हैं, या कोई खास कसरत? यही तो सबसे बड़ी पहेली थी। डॉक्टर वुल्फ ने जब जांच की तो पाया कि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं? बल्कि सच तो ये है कि वो लोग इटली में जितना खाते थे उससे ज्यादा अनहेल्थी खाना यहाँ अमेरिका में खा रहे थे। अनहेल्दी मतलब जैतून के तेल की जगह वो चर्बी, लार्ड इस्तेमाल कर रहे थे। पिज्जा खाते थे तो उस पे ढेर सारा सॉसेज, सलामी होता था। मिठाइयाँ रोज चलती थीं। अरे बाप रे। उनकी डाइट में करीब 41% कैलोरी सिर्फ फैट से आ रही थी, सोचिए। और कसरत वगैरह? कसरत भी कोई खास नहीं करते थे, और ऊपर से सिगरेट खूब पीते थे, और कई लोग मोटे भी थे। तो खाना पीना कसरत ये तो जवाब नहीं हुए। बिल्कुल नहीं, ये सब तो रूल आउट हो गया। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके खून में, उनकी जीन्स में कुछ खास हो, क्योंकि वो सब एक ही गांव से आए थे ना? ये भी सोचा गया, बहुत लॉजिकल सवाल था। लेकिन डॉक्टर वुल्फ ने ये भी जांचा। उन्होंने रोजेटो के उन रिश्तेदारों को ढूंढा जो अमेरिका में ही कहीं और बस गए थे। अच्छा, जो रोजेटो में नहीं रहते थे? हाँ, और पाया कि उनकी सेहत वो रोजेटो वालों जैसी अच्छी नहीं थी। वो बाकी अमेरिकियों की तरह ही बीमार पड़ रहे थे। दिल की बीमारियां उन्हें भी हो रही थी। ओहो। मतलब जीन्स भी नहीं। देखिए, पास के 2 शहर थे, बैंगलोर और नाजरेथ। हाँ? वहां भी उन्हीं की तरह यूरोपियन अप्रवासी रहते थे। माहौल भी लगभग वैसा ही था। लेकिन वहां दिल की बीमारियों से मरने वालों की संख्या रोजेटो से 3 गुना ज्यादा थी। 3 गुना? बाप रे। तो न खाना, न कसरत, न जीन्स, न ही वो जगह, तो फिर बचा क्या? अब तो मेरा भी दिमाग घूम गया है। बिल्कुल। और यहीं आकर वुल्फ और उनके एक साथी थे, समाजशास्त्री जॉन ब्रून। उन्हें असली जवाब मिला। क्या था वो जवाब? रोजेटो का राज खुद रोजेटो था। मतलब शहर खुद? कैसे? मतलब वहां का समाज, वहां का समुदाय, कम्युनिटी। उन्होंने देखा कि लोग कैसे रहते थे वहां, एक दूसरे से कितने जुड़े हुए थे। अच्छा, कैसे जुड़े हुए थे? अरे, सड़कों पर चलते हुए रुककर अपनी भाषा में बातें करते थे। एक दूसरे के घर के आंगनों में साथ बैठकर खाना बनाते, खाते थे। घरों में 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे? हाँ, और बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी का बहुत सम्मान था।
उनकी बात मानी जाती थी। हाँ, मैंने भी सुना है कि वहाँ चर्च का भी बड़ा रोल था लोगों को जोड़ने में, और बहुत सारे क्लब्स और ग्रुप्स थे। बिल्कुल, करीब 2000 लोगों का शहर था और उसमें 22 अलग-अलग नागरिक संगठन थे। सोचिए जरा, मतलब लोग सच में एक दूसरे से जुड़े थे, मिलते जुलते थे। 22 संगठन, ये तो वाकई कमाल है। और एक बहुत बहुत खास बात थी वहाँ। क्या? वहाँ बराबरी का माहौल था। मतलब कोई बहुत अमीर बन गया तो वो अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करता था। अच्छा। और अगर कोई थोड़ा कम सफल था या मुश्किल में था तो पूरा समाज मिलकर उसे सहारा देता था, उसकी मदद करता था, ताकि उसे शर्मिंदगी न महसूस हो। किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता था। वाह। उन्होंने इटली की अपनी संस्कृति को, अपने उस आपसी जुड़ाव को पेंसिल्वेनिया में इस तरह से जिंदा रखा कि एक बहुत मजबूत, एक सुरक्षा देने वाला सामाजिक ढांचा बन गया, एक कवच जैसा। कवच? किस चीज से बचाता था ये कवच? ये उन्हें आधुनिक दुनिया के तनावों से, दबावों से बचा रहा था। वो एक दूसरे के लिए थे। बाहर की दुनिया की परेशानियां उन्हें उतना छू नहीं पाती थी जितना बाकी लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेहत सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि हम अकेले क्या करते हैं, मतलब हम क्या खाते हैं, कितनी कसरत करते हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा आस पड़ोस, हमारे रिश्ते, हमारा समाज, ये सब भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही रोजेटो की कहानी का सबसे बड़ा सबक था। इसने मेडिकल साइंस को एक नया नजरिया दिया। नया नजरिया? हाँ, क्योंकि उस समय तक सारा ध्यान सिर्फ व्यक्ति पर होता था, उसकी आदतें, उसका शरीर। लेकिन रोजेटो ने दिखाया कि ये आधा सच है। ये समझने के लिए कि कोई क्यों स्वस्थ है या क्यों बीमार है, हमें सिर्फ उसकी तरफ नहीं देखना, हमें उसके आसपास देखना होगा, उसके रिश्ते, उसका समुदाय, उसकी दुनिया। मतलब जिन लोगों के बीच हम रहते हैं वो हमारी सेहत पर सीधा असर डालते हैं। गहरा असर डालते हैं। जिन मूल्यों के साथ हम जीते हैं, जिन लोगों से हम घिरे होते हैं, वो हमारी रगों में बहने वाले खून पर भी असर डालते हैं। ये सिर्फ शरीर की कहानी नहीं है, ये दिल और समाज की जुड़ाव की कहानी है। तो रोजेटो का जो रहस्य था वो कोई दवाई या डाइट नहीं, बल्कि अपनापन था, समुदाय था, एक दूसरे का साथ था। यही चीजें थी जो उन्हें सेहतमंद और शायद खुश भी रख रही थीं। बिल्कुल, ये चीजें शायद आज की दुनिया की भागदौड़ से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ बिल्कुल। कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम अक्सर अकेले महसूस करते हैं जी, भले ही हम ऑनलाइन हजारों लोगों से जुड़े हों, पर असल जिंदगी में शायद कटे कटे रहते हैं। सही बात है। ऐसी दुनिया में रोजेटो जैसा आपसी जुड़ाव, वो एक दूसरे का सहारा बनना हमारी जिंदगी में क्या फर्क ला सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो जुड़ाव, वो कम्युनिटी, शायद वही असली सेहत का राज हो। इस पर जरा सोचिएगा जरूर। Chapter 1 The Matthew Effect। सोचिए, मई 2007 वैंकूवर मेमोरियल कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल। माहौल एकदम गर्म है। कनाडा की दो बेस्ट जूनियर टीम्स मैडिसन हैट टाइगर्स और वैंकूवर जायंट्स भिड़ रही हैं। ये लड़के मतलब कल के सुपरस्टार्स हैं। बिल्कुल। स्टेडियम खचाखच भरा है, जोश हाई है। ऐसा लगता है ना कि भाई सिर्फ टैलेंट और दिन रात की मेहनत ही आपको यहाँ तक ला सकती है। हाँ, यही माना जाता है। कनाडा की हॉकी कहते हैं पक्की मेरिटोक्रेसी है, मतलब सिर्फ काबिलियत चलेगी, आपका बैकग्राउंड, परिवार कुछ मायने नहीं रखता, बस खेल देखो। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या कुछ और भी है पर्दे के पीछे? ये एक बड़ा सवाल है। आज हम इन्हीं असाधारण लोगों, आउटलायर्स पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जरा हटके हैं, भीड़ से अलग। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि कामयाब लोग बस अपनी हिम्मत, अपने हुनर से बनते हैं, वो सेल्फ मेड वाली कहानी। हाँ, ये कहानी हमें बहुत पसंद आती है। हॉकी के मैदान पर वो मेडिसन हैट टाइगर्स की टीम लिस्ट, उस पर एक नजर डालिए जरा। कुछ अजीब दिखा? क्या चीज? कमाल है, ज्यादातर खिलाड़ियों का जन्मदिन साल के शुरू में है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये बस ऐसे तो नहीं हो सकता, क्यों भाई? नहीं, ये ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस चीज पर सबसे पहले कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट रॉजर बांसले की नजर पड़ी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने देखा कि कनाडा की किसी भी टॉप जूनियर हॉकी टीम को उठा लें तो करीब 40% खिलाड़ी जनवरी से मार्च के बीच पैदा हुए होते हैं। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और वजह कनाडा में हॉकी लीग के लिए जो उम्र की कट ऑफ तारीख है ना, वो है 1 जनवरी। ओह, तो इसका मतलब एक बच्चा
जो मान ले 2 जनवरी को 10 साल का हुआ, हाँ? वो उसी लीग में खेल रहा है जिसमें कोई दूसरा बच्चा शायद दिसंबर में 10 साल का होगा। बिल्कुल, पूरे साल का फर्क हो सकता है लगभग। उस उम्र में तो महीनों का फर्क भी बहुत होता है, शारीरिक तौर पर, मतलब फिजिकल मैच्योरिटी में। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। कोच भी तो देखते हैं ना कौन ज्यादा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा मजबूत लग रहा है, नेचुरली वो उन्हीं को चुन लेते हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। और बस यहीं से खेल शुरू होता है, जिसे समाजशास्त्री रॉबर्ट मॉर्टन ने कहा था मैथ्यू प्रभाव, मैथ्यू इफेक्ट। मैथ्यू प्रभाव, ये क्या है? ये बाइबल की एक लाइन पर आधारित है। कुछ ऐसा कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ओ, मतलब ये कि जिन बच्चों को शुरू में चुन लिया गया क्योंकि वो थोड़े बड़े थे, उन्हें क्या मिला? बेहतर कोचिंग, अच्छा, ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम, अच्छे टैलेंटेड साथियों के साथ खेलने का मौका। तो वो जो छोटा सा शुरुआती फायदा था ना, हाँ। वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। इसे कहते हैं संचयी लाभ, एक्यूमुलेटिव एडवांटेज। संचयी लाभ, हाँ। मतलब जुड़ता गया, बढ़ता गया। हाँ, वो बच्चा शुरू में शायद सिर्फ थोड़ा सा बड़ा था, हाँ। पर अच्छी ट्रेनिंग, ज्यादा मौके मिलने से वो सच में बेहतर खिलाड़ी बन गया। फायदा असली हो गया। कमाल है। और ये सिर्फ कनाडा की हॉकी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोप में फुटबॉल देख लीजिए, वहां भी यही पैटर्न। जिन देशों में कट ऑफ डेट है, उसके आसपास जन्मे खिलाड़ी ज्यादा दिखेंगे। और अमेरिका में बेसबॉल? वहां कट ऑफ है 31 जुलाई। अच्छा। तो कौन ज्यादा कामयाब होता है? अगस्त में जन्मे खिलाड़ी। ये पैटर्न बार बार दिखता है। यानी ये सिस्टम का असर है। बिल्कुल, और ये असर सिर्फ खेल तक नहीं रुकता, पढ़ाई तक जाता है, एजुकेशन में भी। पढ़ाई में कैसे? अर्थशास्त्री हैं कैली बेडार्ड और एलिजाबेथ ड्यूई। उन्होंने एक इंटरनेशनल मैथ्स और साइंस टेस्ट टिम्स के रिजल्ट देखे, 4th क्लास के बच्चे। उन्होंने पाया कि जो बच्चे अपनी क्लास में उम्र में बड़े होते हैं, वो अपने से छोटे क्लासमेट से 4 से 12 परसेंटाइल ज्यादा स्कोर करते हैं। 4 से 12 परसेंटाइल, ये तो काफी फर्क है। हाँ, अब सोचिए, ये छोटा सा अंतर ये तय कर सकता है कि बच्चा स्कूल के गिफ्टेड प्रोग्राम में जाएगा या नहीं। ओह, और ये फायदा फिर आगे भी बना रहता होगा कॉलेज तक? अक्सर हाँ, कॉलेज तक बना रहता है। दिलचस्प बात यह है कि डेनमार्क जैसे कुछ देश हैं जहां बच्चों को करीब 10 साल की उम्र तक काबिलियत के आधार पर अलग अलग ग्रुप में नहीं डालते। अच्छा। वहां ये असर, ये बर्थ डेट वाला असर काफी कम दिखता है, क्योंकि वो शुरुआती बढ़त को वो बड़ा संचयी लाभ बनने का मौका ही नहीं मिलता। तो मतलब साफ है, सिर्फ मेहनत और टैलेंट वो पूरी कहानी नहीं बताते। नहीं, कामयाबी तो कुछ ऐसी है जैसे जंगल का सबसे ऊंचा पेड़, वो सिर्फ इसलिए ऊंचा नहीं है कि उसका बीज सबसे तगड़ा था, सही कहा, बल्कि इसलिए भी कि उसे सही वक्त पर सही जगह मिली, धूप मिली, अच्छी मिट्टी मिली, कोई दूसरा पेड़ उसे दबा नहीं पाया, किसी ने उसे काटा नहीं। बिल्कुल। हमें ये समझने की जरूरत है कि लोगों को जो अनदेखे मौके मिलते हैं, उनका कल्चर, समाज के बनाए नियम, ये सब उनकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और इसका एक दुखद पहलू भी है फिर तो। बिल्कुल है। हम अनजाने में ही कितना सारा टैलेंट, कितनी काबिलियत बर्बाद कर देते हैं। आप जरा चेक रिपब्लिक की फुटबॉल या हॉकी टीम की लिस्ट देखिए कभी। साल के आखिर में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पैदा हुए खिलाड़ी लगभग गायब मिलेंगे। सच में? गायब। लगभग? क्यों? क्योंकि सिस्टम ने उन्हें शुरुआत में ही थोड़ा पीछे धकेल दिया। वो शुरुआती मौका ही नहीं मिला। हम क्या करते हैं? हम कामयाबी को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बना देते हैं। सोचते हैं सब कुछ उस इंसान की अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत है। हाँ। और हम उन सामाजिक ढांचों को, उन नियमों को भूल जाते हैं जो किसी के लिए दरवाजे खोलते हैं और किसी के लिए बंद कर देते हैं। तो आज हमने ये देखा कि कैसे एक हॉकी खिलाड़ी की पैदाइश की तारीख उसकी कामयाबी की राह पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। ये सोचने वाली बात है। क्या वाकई सबको बराबर मौके मिल रहे हैं? क्या हमारे स्कूल, हमारी स्पोर्ट्स लीग वो सच में निष्पक्ष हैं, फेयर हैं? ये पड़ताल साफ दिखाती है कि सफलता सिर्फ अंदर की काबिलियत का नतीजा नहीं है। इसमें मौके भी हैं, सही टाइमिंग भी है और समाज के बनाए नियम भी शामिल हैं। हम अक्सर हीरो पर फोकस करते हैं, पर उस स्टेज को नजरअंदाज कर देते हैं जिस पर वो हीरो बना। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। क्या हो अगर हम इन सिस्टम्स को ही बदल दें? सोचिए, अगर हॉकी या स्कूलों में बच्चों को उनके जन्म के महीने के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएं, जनवरी से मार्च वाले एक ग्रुप में, अप्रैल से जून दूसरे में, वगैरह वगैरह। ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, ताकि हर किसी को अपनी मैच्योरिटी के लेवल पर आगे बढ़ने का, अपनी काबिलियत दिखाने का बराबर मौका मिले। क्या ऐसा करने से हम और ज्यादा छुपा हुआ टैलेंट सामने ला पाएंगे? सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे बनाए हुए नियम ही किसी की कहानी लिख देते हैं और किसी की मिटा देते हैं।
Now chapter 2, the 10,000 hour rule. नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में घूमता है। आखिर कुछ लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं? क्या ये बस पैदाइशी हुनर है या कुछ और भी है इसके पीछे? बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास असाधारण अवसरों से मिली सफलता किताब के कुछ दिलचस्प हिस्से हैं। हाँ, जो बताते हैं कि कैसे कुछ लोग अपनी फील्ड में एकदम टॉप पर पहुंचे। सही। इसमें टैलेंट की बात तो है, पर साथ ही कड़ी मेहनत और कुछ बहुत ही खास मौकों का जिक्र है। एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है 10,000 घंटे का नियम। 10,000 घंटे। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है। तो चलिए देखते हैं जरा, क्या वाकई इतनी प्रैक्टिस किसी को भी जीनियस बना सकती है? क्या कहती हैं ये कहानियां? बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो ये 10,000 घंटे वाला आइडिया ये आया कहाँ से? मैंने सुना है बर्लिन की किसी म्यूजिक एकेडमी में वायलिन बजाने वालों पर कोई स्टडी हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और उस स्टडी में ना एक बड़े चौंकाने वाली बात निकली। अच्छा। क्या? उन्होंने देखा कि जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स थे, मतलब जो आगे चलकर सोलो परफॉर्मर बनने वाले थे, उन्होंने 20 साल की उम्र तक औसतन करीब 10,000 घंटे प्रैक्टिस की हुई थी। 10,000? बाप रे। हाँ। और जो ठीक ठाक थे उन्होंने कोई 8,000 घंटे, और जो टीचर बनने वाले थे उन्होंने लगभग 4,000 घंटे। अच्छा। और कमाल की बात ये थी कि उन्हें कोई भी ऐसा नेचुरल टैलेंट नहीं मिला जो कम प्रैक्टिस करके टॉप पर पहुंच गया हो। हाँ। और ऐसा भी कोई नहीं मिला जिसने जी तोड़ मेहनत की हो, मतलब 10,000 घंटे लगाए हों और फिर भी वो पीछे रह गया हो। तो रिसर्च ये बताती है कि एक लेवल के बाद भाई मेहनत ही असली फर्क डालती है। मतलब प्रैक्टिस करने से आप अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं कि आप अच्छे हैं इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो नजरिया बदल देता है। मोजार्ट का जिक्र भी है शायद। हाँ, मोजार्ट का उदाहरण भी दिया है। भाई 6 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने, पर उनका पहला जिसे मास्टरपीस कहते हैं वो आया 21 साल की उम्र में। 15 साल की लगातार कंपोजिंग, वो 10,000 घंटे वाली बात यहाँ भी दिखती है। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी। अब जरा असल जिंदगी के उदाहरण देखें। बिल जॉय की कहानी है शायद, सन माइक्रोसिस्टम्स वाले। हाँ, बिल जॉय वो मिशिगन यूनिवर्सिटी गए थे जहाँ किस्मत से 1971 में एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सेंटर था। हाँ, और सुनने में आया है कि वो दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से थी जहाँ उस जमाने में टाइम शेयरिंग सिस्टम था। बिल्कुल, टाइम शेयरिंग मतलब एक साथ कई लोग एक ही कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग कर सकते थे। ये पुराने जमाने के पंच कार्ड सिस्टम से एकदम अलग था। अरे हाँ, वो पंच कार्ड जिसमें हर कमांड के लिए कार्ड में छेद करो, कितना धीमा रहा होगा वो। बहुत ज्यादा। टाइम शेयरिंग तो जैसे मानो ईमेल से चेस खेलने की जगह स्पीड चेस खेलना हो गया। सीखने की रफ्तार सोचिए कितनी तेज हो गई होगी। और फिर वो किस्मत वाली बात, कोई बग था सिस्टम में। हाँ, यही तो असली मोड़ है। उस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर बग था जिसकी वजह से बिल जॉय बिना पैसे दिए, बिना टाइम लिमिट के घंटों तक प्रोग्रामिंग कर सकते थे। अरे वाह, मतलब अनलिमिटेड एक्सेस। बिल्कुल, वो अक्सर रात भर वहीं लगे रहते थे। सोचिए ये कितना बड़ा मौका था। इसी वजह से उन्हें हजारों घंटे की प्रैक्टिस मिली। उन्होंने खुद अंदाजा लगाया था करीब 10,000 घंटे। कमाल है। किस्मत, मौका और फिर उस मौके पर की गई मेहनत। अच्छा, अब जरा द बीटल्स की बात करते हैं। वो अमेरिका आने से पहले तो काफी वक्त से साथ थे ना? हाँ, सालों से। उनकी कहानी में ऐसा क्या खास था? वो हैम्बर्ग जर्मनी वाला दौर। ओह, हैम्बर्ग, वो उनके लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा थी। उन्हें वहाँ के कुछ बदनाम से स्ट्रिप क्लब्स में बजाना पड़ता था। स्ट्रिप क्लब्स में? हाँ, और वो भी हफ्ते के 7 दिन, कभी-कभी तो दिन में 8-8 घंटे लगातार। माहौल जाहिर है अच्छा नहीं था। 8 घंटे रोज? बाप रे। लेकिन इस मुश्किल ने उन्हें जबरदस्त स्टेज स्टैमिना दिया और उन्हें सैकड़ों गाने सीखने पड़े अलग अलग स्टाइल के। कहते हैं 1964 तक जब वो फेमस हुए, वो शायद 1200 बार लाइव परफॉर्म कर चुके थे। 1200 बार? आजकल के बैंड्स तो पूरी जिंदगी में इतना नहीं कर पाते होंगे। सही कहा। तो वो हैम्बर्ग का मुश्किल दौर ही उनकी असली ट्रेनिंग बन गया। उनके वो 10,000 घंटे वहां पूरे हुए। तो बिल जॉय को मिला एक लकी बग, बीटल्स को मिली मुश्किलों भरी ट्रेनिंग। अब बिल गेट्स, उनकी कहानी कैसे फिट होती है? वो तो अच्छे घर से थे, अच्छी स्कूल में पढ़े, लेक साइड। हाँ बिल्कुल, अमीर परिवार, लेक साइड जैसी टॉप की प्राइवेट स्कूल। और किस्मत देखिए, उनके स्कूल में 1968 में ही टाइम शेयरिंग कंप्यूटर टर्मिनल था। स्कूल में 1968 में? ये तो अविश्वसनीय। उस वक्त तो कॉलेज में भी मिलना मुश्किल था। सही बात है। और ये तो बस शुरुआत थी। गेट्स को मौकों की जैसे झड़ी मिल गई।
स्कूल की मदर्स क्लब ने फंडिंग दी कंप्यूटर टाइम के लिए। फिर सी क्यूब नाम की एक लोकल कंपनी में मुफ्त में प्रोग्रामिंग करने का मौका मिला। अच्छा, और भी? हाँ, फिर ISI नाम की संस्था के लिए काम किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में रात को 3 से 6 के बीच मुफ्त कंप्यूटर एक्सेस मिला। और फिर TRW कंपनी का एक प्रोजेक्ट भी। बाप रे, कितने सारे मौके। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर उन्हें हार्वर्ड पहुंचने से पहले ही वो 10,000 घंटे वाली मार्किंग पार करा दी थी। गेट्स ने खुद भी कहा है कि वो शायद उस वक्त दुनिया के 50 सबसे लकी टीनेजर्स में से एक थे। तो इन सब कहानियों में टैलेंट तो शायद था, पर ये असाधारण मौके, मतलब सही वक्त पर सही जगह होना, ये बहुत जरूरी दिख रहा है। हाँ, और इसमें एक और परत है, जन्म के साल का पैटर्न। जन्म का साल, वो कैसे? अमेरिकी इकोनॉमी बदल रही थी, रेल रोड आ रहे थे, वॉल स्ट्रीट बन रहा था। वो सही उम्र में थे उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए। अच्छा। और वैसे ही ज्यादातर बड़े टेक दिग्गज, गेट्स, स्टीव जॉब्स, बिल जॉय, पॉल एलन, स्टीव बॉलमर, एरिक श्मिट, ये सब 1954-55 के आसपास जन्मे। ठीक, पीसी रेवोल्यूशन से पहले। बिल्कुल, वो पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के लिए एकदम सही उम्र में थे। तो सिर्फ मौका ही नहीं, इतिहास के सही मोड़ पर सही उम्र का होना भी बहुत मायने रखता है। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि बड़ी सफलता सिर्फ अंदर की काबिलियत या टैलेंट से नहीं आती। नहीं, ये एक संगम है। काबिलियत, जबरदस्त मेहनत, वो 10,000 घंटे वाली बात, और फिर वो खास मौके जो सही वक्त पर दरवाजा खटखटाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हमारे आसपास भी शायद ऐसी ही कहानियां अभी बन रही होंगी। सीखने का मौका जो हमें दिख नहीं रहा, पर वो उसके लिए उसका हैमबर्ग या कंप्यूटर बग साबित हो। सही कहा। और यही सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए आज के जमाने में, वो कौन से छुपे हुए मौके हो सकते हैं, वो कौन से अनदेखे हैमबर्ग या कंप्यूटर बग्स हैं जो आने वाले कल के बिल गेट्स या बीटल्स को तैयार कर रहे होंगे। Now chapter 3, The Trouble with Geniuses, Part 1. कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, मतलब सबसे तेज दिमाग वाले लोग कौन होते हैं, और क्या बहुत ज्यादा IQ होना ही जिंदगी में टॉप पर पहुंचने की गारंटी है? हाँ, ये सवाल वाकई दिलचस्प है। आज हम इसी बड़े सवाल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास कुछ जबरदस्त कहानियां और रिसर्च भी है इस पर बात करने के लिए। जैसे एक तरफ तो हैं क्रिस्टोफर लैंगन, जिन्हें अमेरिका का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल स्टडी है जिसके नतीजे कह सकते चौंकाने वाले थे। अच्छा, तो हमारा मिशन आज यही पता लगाना है, क्या इंटेलिजेंस ही सब कुछ है या कुछ और भी है? चलिए क्रिस्टोफर लैंगन से ही शुरू करते हैं। अमेरिका का सबसे स्मार्ट इंसान, उनका IQ बताया जाता है 195 के आसपास, आइंस्टाइन से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, और कहते हैं कि वो सिर्फ 6 महीने की उम्र में बोलने लगे थे। है ना, अविश्वसनीय लगता है ये तो। वो सिर्फ यही नहीं, 3 साल में खुद ही पढ़ना सीख लिया। स्कूल में तो मतलब जैसे बिना पढ़े ही टॉप करते थे। कमाल है। 16 की उम्र में मुश्किल फिलॉसफी और गणित की किताबें पढ़ रहे थे, और वो जो अमेरिका की मुश्किल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होती है, SAT। हाँ, SAT कहते हैं उसमें सोते सोते परफेक्ट स्कोर ले आए। अरे वाह, और मैंने सुना है वो एक टीवी शो पर भी आए थे, 1 versus 100। हाँ, आए थे, और वहां भी एकदम शांत, फोकस्ड, जैसे कोई मिशन पर हो। $250,000 जीते और बस शो छोड़ दिया। बिल्कुल एक जीनियस जैसा बर्ताव। तो ऐसे इंसान के लिए तो मतलब जिंदगी में कोई भी दरवाजा खुल जाना चाहिए ना, ऐसा ही लगता है। सही कहा, बिल्कुल यही लगता है। लैंगन जैसे उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इतनी बुद्धि ही काफी है? लेकिन यहीं पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुइस टर्मन की कहानी एक अलग और शायद ज्यादा जरूरी तस्वीर दिखाती है। अच्छा, कौन थे ये? टर्मन मानते थे कि जिन बच्चों का IQ सबसे ज्यादा होता है वही आगे चलकर दुनिया के लीडर बनेंगे। पक्का यकीन था उनको। ओ हाँ, वो मशहूर स्टडी 1921 वाली है ना, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया के कितने 2.5 लाख बच्चों का टेस्ट लिया था। हाँ, 2.5 लाख, और उनमें से 1470 सबसे ज्यादा IQ वाले बच्चों को चुना। उनको टर्माइट्स नाम दिया गया। टर्माइट्स, दीमक, अजीब नाम है। हाँ, शायद ग्रुप के लिए रखा होगा। और फिर उन्होंने पूरी जिंदगी उन बच्चों पर नजर रखी। सोचिए क्या उम्मीदें रही होंगी। जबरदस्त उम्मीदें होंगी। उन्हें लगा होगा भविष्य के सारे नोबेल विजेता यही हैं। बिल्कुल, टर्मन को पक्का लगा था कि उनकी लिस्ट में भविष्य के आइंस्टाइन और महान लीडर भरे पड़े हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो टर्माइट्स कामयाब तो हुए, अच्छे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर बने, मतलब सफल जिंदगी जी, पर
पर उनमें से कोई भी वैसा सुपरस्टार नहीं बना जिसकी टर्मन को उम्मीद थी। एक भी नोबेल प्राइज विनर नहीं निकला उस ग्रुप से। इतने जीनियस बच्चे और नतीजा उम्मीद से बिल्कुल अलग। हाँ, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? क्या? टर्मन ने कम से कम 2 ऐसे बच्चों को अपनी जीनियस लिस्ट से बाहर कर दिया था क्योंकि उनका आईक्यू उतना ज्यादा नहीं लगा उन्हें। और वो दोनों बच्चे आगे चलकर फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीते, विलियम शॉकली और लुइस एल्वारेज। क्या बात करें, जिनको रिजेक्ट किया वो नोबेल जीत गए? हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या ज्यादा आईक्यू का कोई फायदा ही नहीं? मतलब लैंगन का क्या? नहीं, फायदा तो है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, पर शायद उतना नहीं और उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है जिसे रिसर्च में थ्रेशोल्ड इफेक्ट कहते हैं। थ्रेशोल्ड इफेक्ट मतलब? सोचिए बास्केटबॉल की तरह, खेलने के लिए कम से कम हाइट जरूरी है, मान लीजिए 6 फीट, है ना? हाँ ठीक है। शायद 6 फुट 2 वाला खिलाड़ी 6 फुट 1 वाले से थोड़ा बेहतर हो सकता है, पर क्या 6 फुट 8 वाला हमेशा 6 फुट 6 वाले से बेहतर ही खेलेगा? जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं। माइकल जॉर्डन 6 फुट 6 के थे। बिल्कुल। एक लेवल के बाद हाइट से ज्यादा स्किल, फुर्ती, स्ट्रेटेजी, ये सब ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आईक्यू के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक जरूरी मिनिमम लेवल चाहिए, पर उसके पार जाने पर बहुत ज्यादा आईक्यू होने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। बिल्कुल सही, रिसर्च यही दिखाती है। एक थ्रेशोल्ड, एक दहलीज है, लगभग 120 आईक्यू के आसपास। उसके बाद ज्यादा आईक्यू होने से असल जिंदगी की सफलता में, जैसे कि नोबेल प्राइज जीतना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब बस पर्याप्त स्मार्ट होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, पर्याप्त स्मार्ट होना काफी है। जैसे आप हाल के अमेरिकी नोबेल विजेताओं को देखें, वो हार्वर्ड जैसे टॉप कॉलेज से भी हैं और गेटिसबर्ग या होली क्रॉस जैसे सामान्य कॉलेजों से भी। ये तो सोचने वाली बात है। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन लॉ स्कूल की एक स्टडी थी, उसका भी कुछ ऐसा ही नतीजा था ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जिन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के एडमिशन स्कोर थोड़े कम थे, वो भी ग्रेजुएशन के बाद उतने ही सफल हुए जितने ज्यादा स्कोर वाले छात्र। क्यों? क्योंकि वो सब उस जरूरी दहलीज के पार थे, यानी वो सब पर्याप्त स्मार्ट थे उस काम के लिए। तो अगर एक लेवल के बाद आईक्यू उतना मैटर नहीं करता, तो फिर और क्या करता है? वो कौन सी चीज है जो पर्याप्त स्मार्ट लोगों में से कुछ को ज्यादा सफल बनाती है? बास्केटबॉल वाले केस में जैसे स्किल थी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, और एक बहुत जरूरी चीज है जिसे टर्मन ने शायद पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। वो है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी? ये आईक्यू से अलग कैसे है? ये आईक्यू टेस्ट से बिल्कुल अलग तरह की सोच है। देखिए, आईक्यू टेस्ट कन्वर्जेंस पर फोकस करते हैं, मतलब दिए गए ऑप्शन में से एक सही जवाब ढूंढना। ठीक है। क्रिएटिविटी टेस्ट डाइवर्जेंस देखता है, मतलब एक चीज के कितने अलग अलग नए नए इस्तेमाल सोचे जा सकते हैं, फैलने वाली सोच। अच्छा, जैसे वो ईट वाला टेस्ट कि आप एक ईट का क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल वही। अब सोचिए 2 छात्र हैं, एक है फ्लोरेंस जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, उससे पूछा ईट का क्या इस्तेमाल है। वो कहती है ईट से घर बना सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, या किसी पे फेंक सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल जवाब है। हाँ, अब दूसरा छात्र है पूल, जिसका आईक्यू फ्लोरेंस से कम है। उससे वही सवाल पूछा। वो कहता है ईंट से हथियार की तरह दरवाजा तोड़ सकते हैं, अखरोट तोड़ सकते हैं, कागजों को उड़ने से रोकने के लिए पेपर वेट बना सकते हैं, जमीन पर खेलने के लिए निशान बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत अलग है। पूल के जवाब ज्यादा दिलचस्प हैं, उनमें कल्पना है, मजाक भी है, नयापन है। फ्लोरेंस के जवाब सही हैं पर थोड़े बोरिंग है। एग्जैक्टली। अब आप सोचिए, नोबेल प्राइज जीतने या कोई बड़ी खोज करने के लिए किस तरह की सोच ज्यादा जरूरी होगी, फ्लोरेंस जैसी या पूल जैसी? शायद पूल जैसी, जिसमें लीक से हटकर सोचने की क्षमता हो। बिल्कुल। शायद यही टर्मन की स्टडी की एक बड़ी कमी थी। उन्होंने सिर्फ आईक्यू देखा, रचनात्मकता, जिज्ञासा, जुनून, इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया। तो मतलब हमने ये देखा कि क्रिस्टोफर लैंगन जैसे सुपर जीनियस होना प्रभावशाली जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं। हाँ, एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता, वो थ्रेशोल्ड, वो जरूरी है, पर उसके बाद शायद रचनात्मकता, मौके मिलना, जुनून और हाँ, मेहनत, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अंत में एक सवाल जो सोचने लायक है वो ये है, अगर हमारे स्कूल और कंपनियां जहां लोगों को चुना जाता है वो सिर्फ नंबरों और आईक्यू स्कोर के बजाय ईंट के इस्तेमाल जैसे क्रिएटिविटी टेस्ट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देने लगे, तो क्या हमारी सफलता की परिभाषा बदल जाएगी और शायद उसे पाने के रास्ते भी? हाँ, और शायद उसे पाने के रास्ते भी बदल जाएंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।
Now chapter 4, The Trouble with Geniuses, Part 2. आज हम दो कमाल के लोगों की कहानी में गोता लगाएंगे। एक जिसका दिमाग कहते हैं आइंस्टाइन से भी तेज था, और दूसरा वो जिसने परमाणु बम बनाया। हाँ बिल्कुल, पर सोर्सेज ये भी बताते हैं कि सिर्फ तेज दिमाग होना ही शायद काफी नहीं है। सही बात है। तो आज का सवाल ये है, अगर आईक्यू ही सब कुछ नहीं, तो फिर ये कामयाबी की कहानी लिखता कौन है? चलिए पता लगाते हैं। तो पहले हैं क्रिस लैंगन। सोचिए, बचपन बहुत मुश्किल, गरीबी, सौतेले पिता का डर, पर पढ़ने का जुनून ऐसा कि कमाल, जीनियस जिसे कहते हैं। और दूसरी तरफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो भी जीनियस, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग। उन्होंने भी गलतियां की, पर रास्ते बंद नहीं हुए उनके लिए। ये पहेली दिलचस्प है, ऐसा क्यों हुआ? आइए इसी को समझते हैं। लैंगन का बचपन सच में बहुत कठिन था, मतलब खाने तक के लाले थे। घर में शायद कपड़ों का दूसरा जोड़ा तक नहीं होता था। सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, फिर भी अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें रीड कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज से पूरी स्कॉलरशिप मिली। वाओ, ये तो बड़ी बात है। और फिर एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव भूल हुई। उनकी माँ टाइम पर कोई जरूरी फाइनेंशियल फॉर्म भरना भूल गई, और स्कॉलरशिप हाथ से निकल गई। और कॉलेज ने भी मतलब कोई खास मदद नहीं की। हाँ, और ये घटना है ना लैंगन की कहानी में बहुत अहम है। चाहे रीड कॉलेज हो या बाद में मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी, जब भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ी सिस्टम से, तो वो अपनी बात सही ढंग से रख नहीं पाए, अधिकारियों को मना नहीं पाए, अच्छा, जैसे मोंटाना में उनकी एक पुरानी कार थी, वो खराब हो गई, तो उन्होंने बस इतनी सी रिक्वेस्ट की कि सुबह की क्लास दोपहर में शिफ्ट कर दें। हाँ, ये तो बहुत आम सी बात लगती है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए उनके एडवाइजर ने मना कर दिया। फिर वो डीन के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे क्यों भाई? यही तो बात है। ये दिखाता है जिसे मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टनबर्ग कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यावहारिक समझ। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो कला है कि किससे कब और कैसे बात करनी है अपना काम निकलवाने के लिए, दुनियादारी जिसे कहते हैं। और ये आईक्यू से अलग है। लैंगन शायद इसमें थोड़े पीछे रह गए। अच्छा, समझ रहा हूँ। अब जरा ओपेनहाइमर को देखिए, वो भी जबरदस्त दिमाग वाले। हाँ बिल्कुल। पर कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान डिप्रेशन में आकर उन्होंने अपनी ट्यूटर को जहर देने की कोशिश की। जहर? हाँ, ये पढ़कर तो मतलब होश उड़ जाते हैं। ये तो बहुत ही संगीन जुर्म है, किसी का भी करियर खत्म हो सकता था इस पर तो। बिल्कुल, कोई भी सोचेगा अब तो गए काम से, लेकिन हुआ क्या, उन्हें सिर्फ प्रोबेशन पर रखा गया और कहा गया कि भाई साइकियाट्रिस्ट से मिलो। बस इतना ही? हाँ बस। अब सोचिए, कहाँ लैंगन जिनकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, स्कॉलरशिप चली गई, और कहाँ ओपेनहाइमर इतनी बड़ी इतनी खतरनाक गलती करके भी साफ बच निकले। ये फर्क क्यों आया? क्योंकि ओपेनहाइमर में यही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, वो व्यवहारिक समझ कूट कूट कर भरी थी। उन्हें पता था कि सिस्टम से कैसे डील करना है। बाद में भी देखिए, उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं था, उम्र भी कम थी, फिर भी जनरल ग्रोव्स जैसे बड़े अफसर को अपनी बातों से, अपने चार्म से ऐसा मनाया कि उन्हें सीधे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मतलब परमाणु बम बनाने वाले मिशन का हेड बना दिया। कमाल है, बिना अनुभव के। हाँ, जनरल ग्रोव्स ने कहा भी था वो जीनियस है, असली जीनियस। ओपेनहाइमर जानते थे कि लोगों को कैसे साधना है, काम कैसे निकालना है। तो ये फर्क ये आता कहाँ से? शायद परवरिश से? हाँ, यहाँ समाजशास्त्री एनेट लारियो की रिसर्च बहुत काम आती है। उन्होंने देखा कि अमीर और पढ़े लिखे पेरेंट्स बच्चों को एक अलग तरीके से पालते हैं। वो उसे कहती हैं कंसर्टेड कल्टीवेशन। कंसर्टेड कल्टीवेशन मतलब बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज में डालते हैं, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। उन्हें सिखाते हैं कि बड़ों से सवाल पूछो, बहस करो, अपनी जरूरतें बताओ। उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि दुनिया उनके हिसाब से चल सकती है। अच्छा, और दूसरी तरफ गरीब या वर्किंग क्लास पेरेंट्स बच्चों को ज्यादातर अपने आप बढ़ने देते हैं। इसे लैरियो अकम्प्लिशमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ कहती हैं। बच्चे खुद खेलते हैं, बड़ों की इज्जत करना सीखते हैं, लेकिन सिस्टम से सवाल करने या अपनी मांग रखने में अक्सर हिचकते हैं। ओपेनहाइमर का बचपन बिल्कुल कंसर्टेड कल्टीवेशन वाला था। अच्छे स्कूल, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट। सोचिए, 12 साल की उम्र में वो एक्सपर्ट्स के क्लब में लेक्चर दे रहे थे। 12 साल में? हाँ, उनमें बड़ों से बिना झिझक बात करने का आत्मविश्वास था। लैंगन का अनुभव बिल्कुल उल्टा था।
उन्हें शायद यही सिखाया गया कि अधिकारियों पर भरोसा मत करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो उन्हें वो सोशल स्किल्स सीखने का मौका ही नहीं मिला जो ओपेनहाइमर को घर बैठे मिल गया था। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि परवरिश के तरीके की बात है। बिल्कुल। एक और बहुत लंबी स्टडी हुई थी जीनियस बच्चों पर, टर्मन स्टडी। उसमें भी यही पैटर्न दिखा। अमीर घरों के जीनियस बच्चे ए ग्रुप ज्यादा सफल हुए, जबकि गरीब घरों के उतने ही होशियार बच्चे सी ग्रुप वो पीछे रह गए। वजह काफी हद तक पारिवारिक माहौल और सीखे गए सामाजिक हुनर। तो जहां ओपेनहाइमर दुनिया बदल रहे थे, वहीं लैंगन उतना ही जीनियस होकर भी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज भी वो पढ़ते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को लेकर एक बहुत जटिल सिद्धांत भी बनाया है, CTMU। हाँ, कॉग्निटिव थ्योरेटिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, पर एकेडमिक डिग्री नहीं है और शायद अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का वो हुनर नहीं है, तो उनके विचारों को वो पहचान नहीं मिली। वो खुद भी मानते हैं कि उन्होंने जैसे पब्लिशर्स के पीछे भागना, एजेंट्स ढूंढना, इन सब में ज्यादा कोशिश नहीं की। ये कहानी थोड़ी दुखद है ना? एक इतनी बड़ी प्रतिभा जिसे अगर सही माहौल और थोड़ी गाइडेंस मिलती तो शायद वो भी कुछ और ही होते। हाँ, लैंगन को सिर्फ IQ की नहीं, उस सहारे की जरूरत थी जो उन्हें दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद करता। तो साफ है, सिर्फ दिमाग तेज होना ही काफी नहीं है, आपको दुनिया के तौर तरीके भी आने चाहिए, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। सफलता के लिए दिमाग की तेजी और दुनियादारी की समझ दोनों का तालमेल जरूरी है। तो क्रिस लैंगन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानियां हमें यही दिखाती हैं। दिमाग का घोड़ा दौड़ाना बहुत अच्छी बात है, पर असली दुनिया की रेस जीतने के लिए आपको लोगों से डील करना, अपनी बात मनवाना, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना, ये सब भी आना चाहिए। हाँ, और ये चीजें अक्सर बचपन के माहौल और परवरिश से ही मिलती हैं। सही कहा। और हाँ, यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। अगर ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये व्यवहारिक समझ सीखी जा सकती है और ये काफी हद तक माहौल पर निर्भर करती है, तो फिर समाज उन ब्रिलियंट लोगों की मदद कैसे कर सकता है जिन्हें ओपेनहाइमर जैसा माहौल या मौके नहीं मिले? अच्छा सवाल है। क्या स्कूलों में या समाज में कुछ छोटे छोटे बदलाव, जैसे सही मेंटरशिप या थोड़ी गाइडेंस, क्या वो लैंगन जैसे अनगिनत छुपे हुए हीरोज को सामने ला सकते हैं? सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा इस पर। Now Chapter 5. The 3 Lessons of Joe Flom. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क के कुछ सबसे कामयाब वकीलों की कहानी। हाँ, और खासकर जो फ्लोम पर फोकस रहेगा। उनकी कहानी कमाल की है। बिल्कुल। ये जानकारी जो फ्लोम के 3 सबक किताब से ली है हमने। और सवाल ये है कि भाई, कामयाबी क्या सिर्फ मेहनत और होशियारी से मिलती है? या फिर इसमें किस्मत, सही मौका, आपकी परवरिश, इन सब का भी कोई रूल होता है? सही कहा। सोचिए, एक लड़का जो इतने गरीब परिवार से था, अप्रवासी माँ बाप, पिताजी कपड़े सिलते थे और जिसे बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स ने शुरू में काम तक नहीं दिया। हाँ। वो दुनिया का एक सबसे ताकतवर वकील कैसे बन गया? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। तो जो फ्लोम की शुरुआत देखें। बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। माता पिता यहूदी अप्रवासी थे, ईस्टर्न यूरोप से आए थे। पिताजी कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते थे, माँ घर पे ही कुछ सिलाई वगैरह करती थी। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें हर साल घर बदलना पड़ता था। बाप रे, काफी संघर्ष था। हाँ, लेकिन देखिए, मुश्किलों के बावजूद वो अच्छे पब्लिक स्कूल में गए, फिर रात में कॉलेज की पढ़ाई की और कमाल की बात, बिना कॉलेज डिग्री के हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है ना? पर कहानी यहाँ सीधी नहीं होती। हार्वर्ड से निकलने के बाद भी न्यूयॉर्क की जो बड़ी पुरानी व्हाइट शू लॉ फर्म्स थीं, उन्होंने उन्हें नौकरी नहीं दी। हाँ, ये वो दौर था। तो उन्हें एक छोटी नई फर्म ज्वाइन करनी पड़ी, स्कैडन आर्प्स। और बाद में यही फर्म दुनिया की सबसे बड़ी फर्म्स में से एक बनी। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ फ्लोम की होशियारी या मेहनत की कहानी नहीं है। उनकी ये शुरुआती मुश्किलें और फिर ये जबरदस्त कामयाबी, इसके पीछे कुछ और भी है। मतलब ये सिर्फ अकेले उनकी वजह से नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि क्या था वो कुछ और? हाँ, तो पहला सबक जो शायद थोड़ा अजीब लगे, उनका यहूदी होना। यहूदी होना? ये कैसे मदद कर सकता है? उस जमाने में तो शायद ये मुश्किल पैदा करता होगा। बिल्कुल, मुश्किल पैदा करता था। 1940-50 में ये बड़ी व्हाइट शू फर्म्स यहूदी वकीलों को आसानी से नहीं लेती थीं। उन्हें लगता था कि ये हमारे जैसे नहीं हैं। हाँ,
मैंने पढ़ा था अलेक्जेंडर बेकेल के बारे में, कितने होनहार थे, पर उन्हें भी उनकी पृष्ठभूमि की वजह से मना कर दिया गया था। सही, लेकिन देखिए यही जो रुकावट थी ये एक तरह से एक मौका बन गई। मौका कैसे? ऐसे कि जो बड़ी इज्जतदार फर्म्स थीं वो कुछ खास तरह के काम को थोड़ा छोटा या गंदा समझती थी, जैसे मुकदमेबाजी, लिटिगेशन या फिर कंपनियों पर जबरदस्ती कब्जा करना, जिसे हॉस्टाइल टेकओवर्स कहते हैं। अच्छा, मतलब ये शरीफों वाला काम नहीं माना जाता था। हाँ बिल्कुल। तो ये काम कौन करता? ये काम फिर इन्हीं छोटी नई फर्म्स के पास आने लगा, जहां फ्लोम जैसे होशियार महत्वाकांक्षी यहूदी वकील थे। तो फ्लोम इसी तरह के कामों में माहिर हो गए, ये प्रॉक्सी फाइट्स वगैरह। एग्जैक्टली, प्रॉक्सी फाइट्स, हॉस्टाइल टेकओवर्स, इसमें नियमों से ज्यादा लड़ने की कला चाहिए थी और फ्लोम इसमें उस्ताद बन गए। और फिर आया 1970 का दशक और कॉर्पोरेट अमेरिका में अचानक हॉस्टाइल टेकओवर्स की बाढ़ आ गई। मर्जर और एक्विजिशन का दौर शुरू हो गया। ओह, तो अचानक क्या हुआ? जो काम पहले गंदा समझा जाता था वही सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा पैसे वाला काम बन गया। और फ्लोम और उनकी फर्म तो पहले से इसके एक्सपर्ट थे। बिल्कुल, वो पूरी तरह तैयार थे। जो चीज उनके लिए एक नुकसान थी वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। किस्मत देखिए। कमाल है। ये तो हुआ पहला सबक। अब दूसरा सबक है डेमोग्राफिक लक, मतलब आपकी किस्मत कि आप किस समय पैदा हुए। डेमोग्राफिक लक, ये क्या चीज है? इसको समझने के लिए दो लोगों की कहानी देखते हैं, मॉरिस जैंक्लो और उनके बेटे मॉर्ट जैंक्लो। हाँ। मॉरिस 1902 में पैदा हुए, बहुत होशियार थे, लेकिन वो ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के दौर में जवान हुए। नतीजा, उन्हें जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बुरा हुआ। अब उनके बेटे मॉर्ट जैंक्लो को देखिए, वो 1930 के दशक में पैदा हुए और वो जबरदस्त कामयाब वकील और लिटरेरी एजेंट बने, बहुत अमीर। एक ही परिवार में इतना फर्क क्यों? क्या बेटा बाप से ज्यादा होशियार था? जरूरी नहीं, फर्क था उनके जन्म के समय का। 1930 का दशक अमेरिका में डेमोग्राफिक गर्त था। डेमोग्राफिक गर्त मतलब महामंदी की वजह से उस दशक में बहुत कम बच्चे पैदा हुए थे। लोगों में भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। अच्छा, कम बच्चे पैदा हुए, तो इसका क्या फायदा हुआ? फायदा यह हुआ कि जब ये बच्चे स्कूल गए तो क्लास साइज छोटे थे, स्कूलों में भीड़ कम थी, टीचर्स बेहतरीन थे क्योंकि उस दौर में अच्छी नौकरियां कम थीं, तो कई काबिल लोग टीचिंग में आ गए। न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूल तो उस जमाने में शानदार माने जाते थे। वाह, यानी बेहतर पढ़ाई मिली। हाँ। और फिर कॉलेज में एडमिशन भी आसान हुआ क्योंकि कंपटीशन कम था, और जब ये लोग जॉब मार्केट में आए तब भी कंपटीशन कम था। समझ गया, कम कंपटीशन, ज्यादा मौके। बिल्कुल। तो न्यूयॉर्क के एक यहूदी लड़के के लिए 1930s की शुरुआत में पैदा होना एक तरह से जादुई समय था। ये था डेमोग्राफिक लक। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और तीसरा सबक क्या है? तीसरा सबक जुड़ा है उनके माँ बाप के काम से, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग से, और सार्थक काम के महत्व से। कपड़ा उद्योग, इसका वकालत से क्या लेना देना? लेना देना है। लुई और रेजिना बुर्गानिक की कहानी सुनिए। यूरोप से आए, अप्रवासी थे, जेब बिल्कुल खाली। उन्होंने देखा कि न्यूयॉर्क में बच्चों के एप्रन, वो पहनने वाले, आसानी से नहीं मिलते। तो उन्होंने क्या किया, रात भर बैठकर एप्रन सिलते और दिन में सड़क पर बेचते। अरे वाह, मेहनत तो देखो। हाँ। और धीरे धीरे उन्होंने अपना कपड़ों का एक अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया। अब देखिए, उस समय न्यूयॉर्क में बहुत सारे यहूदी अप्रवासियों के लिए कपड़ा उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि कई लोगों के पास ये हुनर था, सिलाई कढ़ाई का, और इसमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं थी शुरू करने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इस काम ने उन्हें 3 चीजें सिखाई। ऑटोनॉमी यानी अपना काम अपने तरीके से करने की आजादी, कॉम्प्लेक्सिटी यानी काम में दिमाग लगाना, हिसाब किताब रखना, डिजाइन सोचना, और सबसे अहम, मेहनत और इनाम का सीधा कनेक्शन। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, ये एक सार्थक काम था, मीनिंगफुल वर्क। बिल्कुल। और यही वैल्यूज, यही सीख उन्होंने अपने बच्चों को दी। मेहनत करना, होशियारी से काम करना, हार ना मानना। और आपने बताया था फ्लोम के पिता भी तो कपड़े सिलते थे। हाँ, सिर्फ उनके ही नहीं। अगर आप उस दौर के कामयाब यहूदी वकीलों को देखें तो कईयों के माँ बाप या दादा दादी कपड़ा उद्योग से जुड़े थे। अच्छा। एक समाजशास्त्री हैं लुइस फारकास। उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये वकील अपनी गरीबी के बावजूद कामयाब नहीं हुए, बल्कि शायद उसी की वजह से कामयाब हुआ।
उसी की वजह से, ये कैसे? क्योंकि उन्होंने बचपन से घर में ही मेहनत, पहल करना, मोल भाव करना, ये सब सीखा। और ये सारे गुण एक टॉप वकील बनने के लिए कितने जरूरी हैं? सही बात है। तो मतलब ये तीनों चीजें, उनका बैकग्राउंड, उनका जन्म का समय और उनके परिवार का काम, सबने मिलकर उनकी कामयाबी में भूमिका निभाई। एग्जैक्टली। तो अगर हम उस जमाने के एक सुपर सक्सेसफुल न्यूयॉर्क वकील का एक प्रोफाइल बनाने की कोशिश करें तो क्या तस्वीर बनती है? शायद वो यहूदी अप्रवासी परिवार से होगा। हाँ, जिसके माँ बाप ने शायद कपड़ा उद्योग जैसे किसी सार्थक काम में मेहनत की होगी। बिल्कुल। तो हुआ उसने उसे उन कामों की तरफ धकेला होगा जो शायद तब छोटे माने जाते थे पर बाद में बहुत बड़े बन गए, जैसे वो हॉस्टाइल टेकओवर्स। परफेक्ट, बिल्कुल यही। और अब एक और मजेदार बात देखिए। क्या? जो फ्लोम की फर्म स्कैडन आर्प्स की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर फर्म कौन सी है? वॉचटिल, लिप्टन, रोजन और कैट्स। हाँ, सुना है नाम, बहुत बड़ी फर्म है। उसके चारों फाउंडिंग पार्टनर्स हर्बर्ट वॉचटिल, मार्टिन लिप्टन, लियोनार्ड रोजन, जॉर्ज कैट्स, जानते कब पैदा हुए थे? कब? सब के सब 1930 या 1931 में। अरे, सभी यहूदी अप्रवासी परिवारों से थे। कईयों के परिवार कपड़ा उद्योग से जुड़े थे और सब न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूलों और NYU लॉ स्कूल से पढ़े थे। मतलब वो बिल्कुल उसी प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो ये सब सुनकर तो यही लगता है कि सफलता सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत या दिमाग का नतीजा नहीं होती। नहीं होती। ये एक तरह का संगम है सही मौकों का, आपकी संस्कृति और परवरिश का, इतिहास के सही मोड़ पर होने का, और हाँ, कभी कभी शुरुआती मुश्किलों का भी, जो बाद में फायदेमंद साबित हो जाती हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में वो कौन सी छिपी हुई मुश्किलें हैं या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आज नजरअंदाज किया जा रहा है, जो शायद कल के बड़े अवसर बन जाएं। हाँ, वो कौन से हुनर हैं जो आज शायद मुश्किल भरे या छोटे समझे जाने वाले कामों से सीखे जा रहे हैं, पर कल जाकर अमूल्य साबित हो सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। Now chapter 6. Harlan, Kentucky. नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों कुछ झगड़े पीढ़ियों तक खिंच जाते हैं, खून खराबे तक पहुंच जाते हैं? आज हम 19वीं सदी के केंटकी चलेंगे। एक छोटा पहाड़ी कस्बा है हार्लन। वहाँ 2 परिवार थे, हॉवर्ड और टर्नर। इनकी दुश्मनी बाप रे सालों चली और कई जाने गई। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च है इस झगड़े पर और अपलाचियन पहाड़ों में हुए ऐसे ही दूसरे किस्सों पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी वायलेंस क्यों? क्या ये सिर्फ 2 परिवारों की आपसी खुन्नस थी या कुछ और था, कोई गहरी वजह? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हार्लन की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे किसी जगह का इतिहास, वहाँ के लोगों की विरासत, उनकी वो लेगेसी, वो उनके सोचने के तरीके पर, उनके बर्ताव पर आज भी असर डाल सकती है, चाहे हालात कितने क्यों ना बदल गए हों। हाँ, ये बात तो है। तो हार्लन में ये सब शुरू कैसे हुआ? शुरुआत में थे 2 परिवार, हावर्ड्स और टर्नर्स, शहर बसाने वालों में से। फिर उनके पोतों विक्स हावर्ड और लिटिल बॉब टर्नर के बीच एक पोकर गेम में झगड़ा हो गया। चीटिंग का इल्जाम लगा। हाँ, और अगले ही दिन बात बढ़ गई, भरी सड़क पर गोलियां चली और लिटिल बॉब टर्नर वहीं मारा गया। सोचिए जरा, एक ताश का खेल और नतीजा मौत। और यहीं से वो वायलेंस का खतरनाक साइकिल शुरू हो गया। अब बात सिर्फ बदले की नहीं रही, बात इज्जत की आ गई, रेप्यूटेशन की। जब टर्नर्स ने हावर्ड के स्टोर पर जाकर मिसेस हावर्ड को धमकाया, वो सिर्फ धमकी नहीं थी, वो सीधी सीधी इज्जत पर चोट थी। बिल्कुल। और मिसेस हावर्ड ने इसे बहुत पर्सनल लिया, अपने बेटे विल्स को बताया। नतीजा, विल्स और एक और टर्नर पोता विल टर्नर के बीच फिर गोलीबारी हुई। फिर कोर्ट हाउस के बाहर झड़प हुई और इस बार विल टर्नर मारा गया। और कहानी का सबसे, आप कहें तो, चिलिंग हिस्सा क्या है? क्या? जब विल की मां ने अपने जख्मी बेटे को देखा तो पता है क्या कहा? क्या कहा? कहा, मर्दों की तरह मरो, जैसे तुम्हारा भाई मरा था। टाई लाइक अ मैन। ओह माय गॉड, ये दिखाता है कि मौत और बदला लेना कितना नॉर्मल हो गया था उस माहौल में। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी घटनाएं, जैसे एक डेविल जिम टर्नर था, उसने पड़ोसी की गाय मार दी। क्यों? क्योंकि वो गाय उसके खेत में चरने आ गई थी। या विल से हावर्ड का लगातार बदला लेना, ये सिर्फ पर्सनल दुश्मनी नहीं थी,
ये उस माहौल को दिखाता है जहां अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए वायलेंस एक एक्सेप्टेबल तरीका बन गया था, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाला हिसाब। और ये बात हमें एक बड़े पैटर्न की तरफ ले जाती है ना? क्योंकि ये सिर्फ हार्लन की बात तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पास ही वो मशहूर हैटफील्ड मकोए झगड़ा चल रहा था, पेरी काउंटी में फ्रेंच एवरसोल झगड़ा था, रोवन काउंटी में मार्टिन टॉलिवर। मतलब ऐसी खून खराबे की कहानियां आम थीं। एक काउंटी का नाम ही पड़ गया था ब्लडी ब्रेथेट। बाप रे, ब्लडी ब्रेथेट। ये सब सुनकर लगता है कि आखिर इन पहाड़ी इलाकों में ऐसा क्या था, क्यों इतनी हिंसा? हाँ, तो समाजशास्त्री इसे कहते हैं कल्चर ऑफ ऑनर, मतलब सम्मान की संस्कृति। ये अक्सर ऐसी जगहों पर पनपती है जहां जमीन पहाड़ी हो, कम उपजाऊ हो, जहां लोग खेती से ज्यादा पशुपालन पर निर्भर करते हैं। भेड़, बकरी, गाय पालने वाले लोग चरवाहे। अच्छा, चरवाहे। लेकिन चरवाहों का इससे क्या लेना देना? देखिए, किसान जो होते हैं वो अक्सर साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पानी का बंटवारा, फसल की कटाई, सहयोग जरूरी है। पर चरवाहा वो अक्सर अकेला होता है पहाड़ों में। उसकी सारी जमा पूंजी क्या है? उसके जानवर, और जानवरों को चुराना आसान होता है ना? हाँ बिल्कुल, कोई भी आकर हाँक ले जा सकता है। एग्जैक्टली। तो उसे अपनी रेप्यूटेशन बहुत मजबूत रखनी पड़ती है। उसे दूर से ही ये सिग्नल देना पड़ता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। तो जरा सी भी बेइज्जती हुई, जरा सा भी चैलेंज महसूस हुआ तो उसका जवाब तुरंत देना पड़ता है, और अक्सर वो जवाब वायलेंस से दिया जाता है। इज्जत दांव पर लगी होती है। यही है कल्चर ऑफ ऑनर। और कमाल की बात यह है कि हार्लन और इन एपेलेशन इलाकों में जो शुरू में लोग आकर बसे थे, वो कहाँ से आए थे? वो ब्रिटिश आइल्स के बॉर्डर इलाकों से आए थे। स्कॉच आयरिश जिन्हें कहते हैं। वो लोग सदियों से ऐसे ही माहौल में रहे थे। हिंसा, कबीलाई वफादारी और हाँ, पशुपालन। बिल्कुल, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जानवर हमेशा खतरे में रहते थे। तो अपनी इज्जत और अपनी चीजों की रक्षा के लिए आक्रामक होना उनकी आदत में शुमार था। जब वो लोग अमेरिका आए तो उन्होंने रहने के लिए वैसी ही जगहें चुनी, एपलेशियन पहाड़, और वो अपनी पुरानी संस्कृति, अपना वो कल्चर ऑफ ऑनर अपने साथ ले आए। मतलब सम्मान के लिए लड़ना उनके खून में था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। हाँ, इसीलिए आप देखेंगे कि साउदर्न अमेरिका में हिस्टोरिकली हत्या दर ज्यादा रही है, लेकिन चोरी डकैती जैसे अपराध जहां अजनबियों को लूटा जाता है वो कम रहे हैं। यहाँ हिंसा ज्यादातर पर्सनल होती है, जान पहचान वालों के बीच, इज्जत के सवाल पर। जैसे वो जूरी वाला किस्सा था ना। हाँ, सुना है कि जूरी ने हत्यारे को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेता तो वो मर्द ही क्या कहलाता। ये सोच दिखाता है ये। समझ गई। ये तो हुई पुरानी बातें, इतिहास। पर क्या ये कल्चर ऑफ ऑनर आज भी जिंदा है आज के जमाने में? यही सवाल यूनिवर्सिटी मिशिगन के दो साइकोलॉजिस्ट के मन में आया, डॉव कोहेन और रिचर्ड निस्पेट। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया, कुछ नॉर्दर्न स्टेट से, कुछ साउदर्न स्टेट से। अच्छा, क्या किया एक्सपेरिमेंट में? बड़ा सिंपल था। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक तंग गलियारे से गुजरने को कहा। रास्ते में एक्सपेरिमेंटर का एक साथी जानबूझकर स्टूडेंट से टकराता था और उसे कुछ बुरा भला कहता था, जैसे एसोल। ओह, फिर रिसर्चर्स ने नोट किया कि स्टूडेंट कैसे रिएक्ट करता है, उसके चेहरे पर गुस्सा कितना है, उसके हार्मोन लेवल्स, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, उनमें क्या बदलाव आया, और उसका हैंडशेक कितना मजबूत है। और नतीजे क्या रहे? चौंकाने वाले थे क्या? हाँ, बहुत। नॉर्थ के स्टूडेंट्स वो ज्यादातर हंस दिए, मजाक समझा या इग्नोर कर दिया, पर साउथ के स्टूडेंट्स वो सच में भड़क गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, उनके स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, उनका हैंडशेक भी ज्यादा फर्म हो गया। वो इसे पर्सनल इंसल्ट ले रहे थे। सच में? आज के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स में भी? हाँ, और सुनिए, एक और टेस्ट में जब रास्ते में एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा कर दिया गया तो जिन साधन स्टूडेंट्स की पहले बेइज्जती हुई थी वो उसके बिल्कुल करीब आने तक रास्ते से नहीं हटे, जैसे वो चैलेंज कर रहे हों कि दम है तो रोक के दिखा। अरे बाप रे, ये तो दिखाता है कि कल्चर ऑफ ऑनर की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये आज भी उन साधन स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है, भले ही वो अपने पुरखों जैसे माहौल में बिल्कुल नहीं रहते। बिल्कुल, ये उनकी कल्चरल लेगेसी है जो अनजाने में ही उनके रिएक्शंस को शेप कर रही है। तो हार्लन का झगड़ा सिर्फ हावर्ड बनाम टर्नर का मामला नहीं था, वो एक गहरी सांस्कृतिक विरासत का नतीजा था।
वो कल्चर ऑफ ऑनर जो सदियों पहले ब्रिटिश आइल्स के चरवाहों से शुरू हुआ था और पीढ़ी दर पीढ़ी अमेरिका के इन पहाड़ी इलाकों में पलता रहा। ये दिखाता है कि हमारी कल्चरल लेगेसीज कितनी पावरफुल होती हैं, कितनी असरदार। वो हमारे व्यवहार को, हमारे नजरिए को उन तरीकों से प्रभावित करती हैं जिनका शायद हमें एहसास भी नहीं होता, भले ही आज हमारी जिंदगी, हमारे हालात बिल्कुल अलग क्यों ना हो। बिल्कुल। तो यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने अंदर, हमारे समाज में ऐसी कौन सी अनदेखी कल्चरल लेगेसीज हो सकती हैं जो आज भी हमारे रोजमर्रा के फैसलों को, हमारे रिएक्शंस को अनजाने में ही सही शेप दे रहे होंगे। Now Chapter 7. The Ethnic Theory of Plane Crashes. सोचिए, एक हवाई जहाज क्रैश होने वाला है और वजह इंजन फेलियर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि कॉकपिट में बैठे लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे थे। अजीब है ना? हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास कुछ विमान दुर्घटना की रिपोर्ट्स हैं और खास तौर पर सांस्कृतिक स्टडीज। अच्छा। हाँ, जो बताती हैं कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारे बात करने का तरीका, कैसे भयानक हादसों का कारण बना। और खास तर देखेंगे कि कोरियन एयर के साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अच्छे भले तजुर्बेकार पायलट भी कभी-कभी ऐसी गलतियों का शिकार हो जाते हैं जिनसे बचा जा सकता था। बिल्कुल। और कैसे एक एयरलाइन ने अपनी संस्कृति की सच्चाई को मानकर उसे बदलकर खुद को बचाया। चलिए देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो कहानी शुरू करते हैं गुआम से। साल था 1997। कोरियन एयर फ्लाइट 801 लैंड करने वाली थी। कैप्टन अनुभवी, प्लेन एकदम फर्स्ट क्लास। पर दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। क्या थी वो? एक तो मौसम बहुत खराब था और दूसरा एयरपोर्ट का जो ग्लाइड स्कोप होता है ना, हाँ, मतलब वो सिस्टम जो प्लेन को सही एंगल पर लैंड करने में मदद करता है, हाँ। वो बंद था। और ऊपर से कैप्टन साहब घंटों से प्लेन उड़ा रहे थे, बुरी तरह थके हुए थे। और यहीं पर असल गड़बड़ शुरू होती है। जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो कैप्टन से जूनियर थे, जाहिर है उन्हें खतरा लग रहा था। पर उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि सर लैंडिंग रोक देनी चाहिए। उन्होंने बस एक तरह से इशारा किया, कहा क्या आपको नहीं लगता यहाँ बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है? सिर्फ इतना? हाँ। और फ्लाइट इंजीनियर ने भी जोड़ा, ये मौसम रडार बहुत काम आया है ना। ये सब बस हिंट्स थे, इशारे। मतलब वो खतरे की घंटी जोर से बजाने की बजाय बस दरवाजे पर धीरे से खटखटा रहे थे। बिल्कुल। इसी को कहते हैं मिटिगेटेड स्पीच। मतलब जब आप किसी गंभीर बात को, किसी खतरे को सीधे कहने के बजाय घुमा फिराकर बहुत नरमी से कहते हैं, खासकर जब सामने कोई सीनियर हो। हाँ, खासकर तब। और नतीजा, कैप्टन थके हुए थे, उन्होंने इन हल्के इशारों पर ध्यान ही नहीं दिया। प्लेन सीधा पहाड़ से जा टकराया। 228 जानें चली गईं, सिर्फ इसलिए कि कॉकपिट में सीधी बात नहीं हो पाई। ये तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। और देखिए, ये कोई एक हादसा नहीं था। उस दौर में कोरियन एयर का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। दूसरों के मुकाबले कहते हैं 17 गुना ज्यादा हादसे। 17 गुना? हाँ। ऐसा क्यों हो रहा था? इसी से मिलती जुलती एक और कहानी है। एवियांका फ्लाइट 052 1990 में न्यूयॉर्क के पास। कोलंबिया के पायलट थे। फिर वही खराब मौसम, फ्यूल कम हो रहा था और कॉकपिट में टेंशन बढ़ रही थी। यहाँ क्या गड़बड़ हुई? यहाँ फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC को बताया कि फ्यूल कम है, लेकिन उन्होंने वो जरूरी शब्द इमरजेंसी इस्तेमाल नहीं किया। इमरजेंसी नहीं बोला? नहीं, उन्होंने कहा हमें प्रायोरिटी लैंडिंग चाहिए, हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है। फिर से वही बात, मिटिगेटेड स्पीच, नरमी से कही गई बात। लेकिन क्यों? मतलब जान खतरे में है, फ्यूल खत्म हो रहा है, फिर भी इतनी नरमी क्यों? क्या ये डर था या कुछ और? ये डर से ज्यादा मुझे लगता है संस्कृति का असर था। एक डच साइकोलॉजिस्ट हुए हैं गियर्ट हॉफस्टेड, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है पावर डिस्टेंस इंडेक्स यानी PDI का। PDI ये क्या चीज है? आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि किसी कल्चर में लोग अपने से ऊंचे पद वालों से, अथॉरिटी से कितना दबकर या खुलकर बात करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने में जो झिझक होती है वो हाई PDI। हाँ।
और दोस्त से एकदम बेफिक्र होकर बात करना, वो लो पीडीआई। बिल्कुल सही समझे। कोलंबिया और साउथ कोरिया जैसे देशों में पीडीआई काफी हाई होता है। वहाँ जूनियर अपने सीनियर को सीधे टोकने या उनकी गलती बताने से बहुत हिचकते हैं, भले ही जान पर बनाई हो। तो ये एक तरह का अदृश्य नियम है, सम्मान दिखाने का। हाँ, ये सम्मान दिखाने का तरीका माना जाता है। लेकिन कॉकपिट जैसी जगह पर जहाँ एक एक सेकंड कीमती है, ये अदृश्य नियम जानलेवा साबित हो सकता है। वो सीधी जान बचाने वाली बात हो ही नहीं पाती। तो फिर कोरियन एयर ने इस खतरनाक पैटर्न को तोड़ा कैसे? ये तो उनकी संस्कृति का हिस्सा था। उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। एक बाहरी व्यक्ति डेविड ग्रीनबर्ग को लाया गया और ग्रीनबर्ग ने आते ही जो किया वो चौंकाने वाला था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कॉकपिट में बातचीत की ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी कर दी। अंग्रेजी? कोरियन भाषा क्यों नहीं हटाई? मतलब अंग्रेजी ही क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोलने से जो कोरियन भाषा के साथ जुड़े हुए सम्मान और ऊंच नीच वाले संवाद के नियम थे ना, वो अपने आप साइडलाइन हो गए। अच्छा। अंग्रेजी ने पायलटों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया, एक दूसरे से बराबरी पर ज्यादा सीधे और साफ तरीके से बात करने का माहौल बना। एक तरह से समझिए उन्होंने कॉकपिट का पीडीआई लेवल कम कर दिया। ये तो कमाल का आइडिया था। सिर्फ भाषा बदलकर कम्युनिकेशन का पूरा कल्चर बदल दिया। हाँ, और इसका असर एकदम जादुई रहा। कुछ ही सालों में कोरियन एयर का सेफ्टी रिकॉर्ड आसमान छूने लगा। वो दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस में गिनी जाने लगी। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक चुनौती को न सिर्फ समझा बल्कि उसे बदला भी। वाकई कमाल है। तो हमने देखा कि विमान हादसे सिर्फ मशीन की खराबी या पायलट की गलती नहीं होते। हम इंसान कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, हमारी संस्कृति हमारे व्यवहार पे कैसे असर डालती है, ये सब बातें भी जिंदगी का सवाल बन सकती हैं। सही कहा। कोरियन एयर की कहानी ये दिखाती है कि अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना और जरूरत पड़ने पर उसे बदलना मुमकिन है। और ये सीख सिर्फ पायलटों के लिए नहीं है ना? हम सब के लिए है। सोचिए, हमारे ऑफिस में, क्लासरूम में, दोस्तों के बीच, परिवार में बातचीत के कितने ऐसे अनकहे नियम होंगे जो हमारे फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर असर डालते हैं। बिल्कुल, संस्कृति हमारी पहचान का हिस्सा है, पर वो हमारी किस्मत तय करे ये जरूरी नहीं। बदलाव मुमकिन है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर जब हालात मुश्किल हों, तनाव भरे हों, बातचीत के वो कौन से अदृश्य सांस्कृतिक नियम हैं जो हमारे संवाद पर असर डालते हैं? क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। Chapter 8 Rice Paddies and Math Tests. क्या कभी सोचा है कि चावल के खेतों में पसीना बहाने और गणित के इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब तो है, पर शायद उतना भी नहीं जितना हम सोचते हैं। हमारे पास चावल के खेत और गणित की परीक्षाएं किताब के कुछ हिस्से हैं, तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, पता लगाएंगे कि क्या वाकई मतलब कड़ी मेहनत की जो एक सांस्कृतिक विरासत होती है, वो पढ़ाई लिखाई में सफलता पर असर डाल सकती है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे खेती या फिर भाषा जैसी रोजमर्रा की लगने वाली चीजें हमारे सोचने और आप कह सकते हैं सीखने के ढंग पर इतनी गहरी छाप छोड़ सकती हैं। जरा सोचिए, वो दक्षिण चीन के चावल के खेत, वो सिर्फ खेत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। पहाड़ों को काटकर बनाई सीढ़ियां या फिर दलदल को बदलकर तैयार किए गए पानी से भरे खेत, और उनमें पानी लाने ले जाने के लिए वो नालियों और बांधों का पूरा जाल, कमाल है। हाँ, और ये सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं है, इसमें तो बहुत कौशल लगता है। मतलब सही बीज चुनना है, मिट्टी तैयार करनी है, पानी का लेवल एकदम ठीक रखना है। हाँ, सही टाइम पर खाद डालना, वो जंगली घास हटाना। समझिए कि एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं आप। सही बात है, हर छोटी चीज मायने रखती है। बिल्कुल। और मेहनत साल में करीब 3000 घंटे। हाँ, 3000 घंटे सोचिए जरा। ये तो बहुत ज्यादा है। पश्चिम के किसानों या फिर वो जो कुंग जनजाति का जिक्र आता है, शिकारी संग्राहक, हाँ, उनका तो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो शायद साल में मुश्किल से 1000 या 1200 घंटे ही काम करते थे। और फ्रांस के किसानों के बारे में तो कहते हैं कि सर्दियों में लगभग सोते ही रहते थे। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन यहाँ चावल की खेती में ये मेहनत बेकार नहीं जाती थी, ये पता था। अच्छा। जितनी ज्यादा मेहनत करो उतनी अच्छी फसल। और किसानों को स्वायत्ता थी, मतलब ऑटोनॉमी थी। वो अपने मालिक खुद थे,
यूरोप के किसानों की तरह किसी के बंधुआ नहीं थे। चीनी कहावतों में भी यही बात दिखती है, बिना खून पसीने के रोटी नहीं मिलती। या फिर वो वाली, जो साल के 360 दिन सूरज उगने से पहले उठ सकता है, वो अपने परिवार को खुशहाल जरूर बनाएगा। वाह, मतलब एक पक्का विश्वास था कि मेहनत का फल मिलेगा। बिल्कुल, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये सोच थी। अब एक और हैरान करने वाली बात पर आते हैं, हमारी याददाश्त और भाषा। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए ये अंक याद करने हैं, 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6। कहते हैं अंग्रेजी बोलने वालों में से आधे लोग ही ऐसे सही सही दोहरा पाते हैं। हाँ, लगभग 50% चांस है कि वो भूल जाएंगे। पर चीनी भाषा बोलने वाले लगभग हमेशा सही याद रखते हैं, ऐसा क्यों? इसकी एक वजह है चीनी भाषा में अंकों के नाम का छोटा होना, बहुत छोटे, जैसे 4 के लिए सिर्फ सी। अच्छा। इन्हें बोलने में बहुत कम वक्त लगता है, करीब 1/4 सेकंड, जबकि अंग्रेजी में एक अंक बोलने में थोड़ा ज्यादा, 1/3 सेकंड जैसा लग जाता है। और हमारी जो फौरी याददाश्त है वो करीब 2 सेकंड के लूप में काम करती है। तो चीनी बोलने वाले उस 2 सेकंड में ज्यादा अंक फिट कर सकते हैं, उन्हें याद रख सकते हैं। जैसे हांगकांग में लोग कैंटोनीज की वजह से औसतन 10 अंक तक याद रख लेते हैं। 10 अंक कमाल है, और गिनती का तरीका भी तो अलग है। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी में 11, 12 ये थोड़े अनियमित हैं, लेकिन चीनी, जापानी, कोरियाई में एकदम सीधा हिसाब है। 11 मतलब 10 1, 12 मतलब 10 2, अच्छा, 24 मतलब 2 10 4, एकदम लॉजिकल। तो मतलब बच्चों के लिए ये आसान हो जाता है गिनती सीखना। हाँ बहुत, वो जल्दी सीखते हैं, और जोड़ना भी आसान हो जाता है। जैसे 37 जमा 22 करना हो, हाँ, तो अंग्रेजी में थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ, पर चीनी में ये है 3 10 7 और 2 10 2। दिमाग में ही वो 5 10 9 यानी 59 बन जाता है। वाह, भाषा ही जैसे गणित का समीकरण बन गई। बिल्कुल, इससे गणित रटने की चीज कम और समझने की ज्यादा बन जाती है। फ्रैक्शंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो क्या ये सिर्फ भाषा का खेल है, या फिर वो मेहनत वाला रवैया भी कहीं आता है? नहीं, भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर अकेली वजह नहीं। यहीं पर वो मेहनत वाला नजरिया, वो एटीट्यूड भी जुड़ता है। जैसे रेने की कहानी। हाँ, वो बर्कले वाली कहानी, प्रोफेसर एलन शोएनफेल्ड और उनकी स्टूडेंट रेने। हाँ, रेने रेने कंप्यूटर पर गणित की एक प्रॉब्लम हल कर रही थी। उसे स्क्रीन पर एक सीधी खड़ी रेखा, मतलब वर्टिकल लाइन बनानी थी, जैसे दीवार सीधी ऊपर जाती है। ठीक। अब कंप्यूटर पर ऐसी रेखा बनाने के लिए उसकी ढलान, मतलब स्लोप बतानी पड़ती है। रेने कोशिश करती रही, पर कंप्यूटर वो रेखा बना ही नहीं पा रहा था। उसे ये समझने में पूरे 22 मिनट लगे कि गणित के हिसाब से सीधी खड़ी रेखा की ढलान बताना मुमकिन ही नहीं है। उसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड कहते हैं। 22 मिनट, ज्यादातर छात्र तो कब का हार मान चुके होते। बिल्कुल, सोचते कि सवाल गलत है या उनसे नहीं होगा। पर रेने लगी रही, उसने हार नहीं मानी। अलग अलग नंबर डालकर देखे, रेखा को ज्यादा से ज्यादा सीधा करने की कोशिश की, 20, 40, 80, 100। हाँ, पर रुकी नहीं, सोचती रही आखिर दिक्कत क्या है। और फिर अचानक उसे क्लिक हुआ, अरे इसका मतलब है कि ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे शून्य है, और किसी भी संख्या को शून्य से भाग देना तो अपरिभाषित है। वाह, उसे खुद समझ आया। हाँ, और शोएनफेल्ड यही कहते हैं कि गणित में कामयाबी दिमाग की तेजी से ज्यादा इस रवैये पर निर्भर करती है, कोशिश करते रहने की इच्छा, हार न मानने की जिद। बिल्कुल वैसे ही जैसे चावल किसान मुश्किलों के बावजूद खेत में डटे रहते थे। ये विश्वास कि लगे रहो, हल निकलेगा। सही कहा, और इसी जिद का सबूत एक और जगह मिलता है, टिम्स टेस्ट में। अच्छा, वो अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान वाली परीक्षा। हाँ वही। उस परीक्षा के साथ छात्रों को एक बहुत लंबी क्वेश्चनेयर भी भरनी होती है, कोई 120 सवाल। काफी उबाऊ काम है। समझ सकती हूँ। तो शोधकर्ता अर्लिंग बो ने देखा कि जिन देशों के छात्र सबसे ज्यादा धैर्य से इस प्रश्नावली को भरते हैं, मतलब कम से कम सवाल छोड़ते हैं, हाँ, वही देश गणित की परीक्षा में टॉप करते हैं। दोनों की रैंकिंग बिल्कुल एक जैसी है। सच में? ये तो गजब है ना? और टॉप पर कौन से देश है? अंदाजा लगा सकती हूँ। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया? बिल्कुल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, हांगकांग और जापान, ये सभी वही संस्कृतियां हैं जहां चावल की खेती और उससे जुड़ी कड़ी मेहनत, धैर्य और बारीकी पर ध्यान देने की गहरी परंपरा रही है। तो ये सब जुड़ता है चावल की खेती से जुड़ी मेहनत, वो धैर्य, वो बारीकी से काम करने की आदत। हाँ, वो न सिर्फ काम करने के तरीके पर बल्कि भाषा और गणित सीखने की हमारी क्षमता पर भी असर डाल सकती है। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ हमारी अपनी काबिलियत या प्रतिभा का नतीजा नहीं है। हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वो भी इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, आज के दौर में ऐसी और कौन सी अदृश्य मतलब छुपी हुई सांस्कृतिक विरासतें हो सकती हैं जो चुपचाप हमारी काबिलियत, हमारे नजरिए और शायद हमारी दुनिया को भी शक्ल दे रही हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। Chapter 9 Marita's Bargain सोचे न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत ही गरीब इलाका, साउथ ब्रॉन्क्स। वहाँ एक सरकारी स्कूल है, किप एकेडमी। और कमाल की बात यह है कि यहाँ एडमिशन ना लॉटरी से होता है, कोई मुश्किल वाला एंट्रेंस एग्जाम नहीं। ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। तो सुनने में तो यही लगता है कि भाई यहाँ पढ़ाई का स्तर शायद उतना अच्छा ना हो, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही सोचेंगे लोग। पर सुनिए, किप अपने मैथ्स के नतीजों के लिए फेमस है। 8वीं क्लास तक सोचिए 84% बच्चे अपनी क्लास के लेवल पर या उससे बेहतर परफॉर्म करते हैं। 84%? हाँ, जबकि उसी इलाके के बाकी स्कूलों में यह आंकड़ा सिर्फ 16% है। 16%? बाप रे! इतना बड़ा फर्क? तो सवाल यह है कि आखिर किप ऐसा क्या अलग कर रहा है, क्या जादू है वहाँ? आज हम इसी पहली को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च है और एक किप स्टूडेंट मारिता, उसकी एक दिल छू लेने वाली कहानी भी है। हाँ, मारिता की कहानी काफी अहम है इसमें। तो चलिए इस अनोखे स्कूल की दुनिया में थोड़ी गहरी बात करते हैं। पहली चीज जो मतलब चौंकाती है वो है किप का टाइम टेबल। हाँ, वो तो है। स्कूल सुबह 7:25 से शाम 5 बजे तक, मतलब करीब क्या हुआ 9-10 घंटे। हाँ, लगभग। और बात यही खत्म नहीं होती, शाम 7 बजे तक होमवर्क क्लब, स्पोर्ट्स, ये सब चलता है। बाप रे! और तो और शनिवार को भी सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक क्लास। शनिवार को भी? हाँ जी। और गर्मियों की छुट्टियां वो भी कम, जुलाई में 3 हफ्ते एक्स्ट्रा स्कूल। मतलब ये तो कोई कमांडो ट्रेनिंग जैसा लग रहा है। बिल्कुल। ये सवाल उठता है कि इतना लंबा दिन क्यों? क्या वाकई इतनी ज्यादा मेहनत जरूरी है? हाँ, वही तो। देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब ना एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च में छुपा है। रिसर्चर्स ने ये देखा कि स्कूल सेशन के दौरान, मतलब सितंबर से जून तक, गरीब घरों के बच्चे अमीर घरों के बच्चों जितना ही सीखते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभी तो उनसे ज्यादा भी सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल तो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। हाँ, मतलब टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर ये 16% बनाम 84% वाला फर्क क्यों आ रहा है? अगर स्कूल में सब बराबर सीख रहे हैं, ये बात समझ नहीं आई। समझ आएगी। देखिए, असली फर्क आता है गर्मियों की लंबी छुट्टियों में। ओह। छुट्टियों में हाँ। अमीर बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें म्यूजियम ले जाते हैं, अच्छी अच्छी किताबें लाके देते हैं, समर कैंप भेजते हैं। मतलब उनकी लर्निंग, उनकी पढ़ाई छुट्टियों में भी किसी न किसी तरह चलती रहती है। इसे रिसर्च की भाषा में कंसर्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करना। अच्छा। लेकिन गरीब बच्चों को अक्सर ये मौके नहीं मिल पाते। उनके पेरेंट्स शायद उतना समय या पैसा नहीं खर्च कर पाते। सही बात है। नतीजा, गर्मियों में अमीर बच्चों की रीडिंग स्कोर तो बढ़ जाते हैं, पर गरीब बच्चों के स्कोर या तो वहीं रहते हैं या फिर गिर जाते हैं। अरे, मतलब कम हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो अचीवमेंट गैप है, अमीर और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लेवल में अंतर, वो स्कूल टाइम में नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है गर्मियों की छुट्टियों में। बाप रे! मतलब असली विलन स्कूल नहीं, गर्मी की छुट्टियां निकली। ये तो बिल्कुल मतलब उल्टी बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप सोचिए, पश्चिमी देशों में खेती के लिए खेत को कुछ समय खाली छोड़ना पड़ता है, फैलो पीरियड कहते हैं, ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके। हाँ, सुना है। अमेरिकी स्कूल सिस्टम का जो कैलेंडर है, वो शायद अनजाने में इसी सोच पर बन गया कि दिमाग को भी ऐसे ही आराम चाहिए। लेकिन एशिया में धान के खेतों को देखिए, वहां पानी लगातार पोषक तत्व लाता रहता है, तो आप लगातार मेहनत कर सकते हैं और जमीन और उपजाऊ होती जाती है। अच्छा, धान के खेत वाला लॉजिक। हाँ, किप ने बस यही धान के खेत वाला तरीका अपनाया है, लगातार मेहनत। और इसी तरीके का एक जीता जागता उदाहरण है मारिटा, एक 12 साल की लड़की। हाँ, मारिटा। उसकी कहानी सुनिए। मारिटा की माँ अकेली है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, और वो एक छोटे से अपार्टमेंट पे रहते हैं। मारिटा सुबह 5:45 बजे उठती है। 5:45 बजे? हाँ, सोचिए, 12 साल की बच्ची स्कूल बस पकड़ती है, शाम 5 बजे स्कूल से निकलती है, घर आती है और फिर रात 10 या 11 बजे तक होमवर्क करती है। रोज?
ये तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब बचपन कहाँ गया? बिल्कुल। और मारिटा खुद बताती है कि जब वो केप आई थी ना तो उसे लगा जैसे वो जेल जा रही हो। ओह, हाँ, उसकी एक पुरानी दोस्त थी जो केप में नहीं पढ़ती थी। उसे लगता था कि मारिटा पागल हो गई है, इतना कौन पढ़ता है भाई। मारिटा कहती है शुरू में बहुत मुश्किल था, पर फिर आदत पड़ गई। पर इस आदत की कीमत भी तो है। उसने बताया कि उसकी वो पुरानी दोस्त अब उसकी दोस्त नहीं रही। वजह, मारिता के पास उससे मिलने या बात करने का वक्त ही नहीं बचा था। अब उसके सारे दोस्त केप वाले ही हैं। ये सुन के ना दिल थोड़ा सा भारी हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल, एक बच्ची को अपनी दोस्ती कुर्बान करनी पड़ी। हाँ, और यही वो बागेन या सौदा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। मारिता ने स्कूल के साथ एक तरह का अघोषित सौदा किया है। सौदा? कैसा सौदा? वो अपनी नींद, अपना खाली समय, शायद अपने बचपन के कुछ मजेदार पल और अपनी पुरानी दोस्ती, ये सब कुर्बान कर रही है। और बदले में? और बदले में किप उसे क्या दे रहा है? गरीबी के जाल से निकलने का एक मौका, एक अच्छी हाई स्कूल स्कॉलरशिप का वादा, कॉलेज जाने का रास्ता, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। ये एक कड़वा सौदा है, मुश्किल सौदा है, पर शायद मारिता और उसके जैसे बच्चों के लिए यही एक रास्ता है जो उन्हें नजर आता है। तो किप की सफलता का राज मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बल्कि ये धान के खेत वाली फिलॉसफी है। उन्होंने बस वो गर्मी की छुट्टियों वाला जो गैप था उसे भर दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने बस बच्चों को ज्यादा समय दिया, ज्यादा मेहनत करवाई, और नतीजा सबके सामने है, 16% बनाम 84%। हाँ। किप ने ये दिखाया कि अगर बच्चों को सही मौका और सही माहौल मिले तो वो उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। बात सिर्फ दिमागी तेजी की या टैलेंट की नहीं है, बल्कि ये लगातार कोशिश और अवसर की है। हाँ, सही अवसर की। किप ने उन्हें वो अवसर दिया मेहनत करके आगे बढ़ने का। तो केप और मारिटा की कहानी हमें यही सिखाती है कि टैलेंट अपनी जगह है, पर असली बदलाव मौके और उस मौके का फायदा उठाने के लिए जो कड़ी मेहनत की जाती है उससे आता है। हाँ, किप ने साउथ ब्रॉन्क्स के बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने उन्हें मेहनत का मतलब समझाया और एक उम्मीद दी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ जरूर। कि हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में स्कूल या काम से हटकर सीखने और खुद को बेहतर बनाने के कौन से छोटे छोटे मौके छिपे हुए हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। सही सवाल है। Now epilogue. A Jamaican story. नमस्कार, आज हम एक कहानी सुन रहे हैं जमाइका से। एक माँ की कहानी जो एक छोटे से गांव से निकली और कामयाब हुई। ये कहानी है जॉयस ग्लैडवेल की, मशहूर लेखक मैल्कम ग्लैडवेल की माँ। अक्सर हम सोचते हैं अरे वाह, कामयाबी तो बस अपनी मेहनत से मिलती है ना? पर क्या सच में ऐसे ही होता है? यही तो सवाल है। और ये कहानी ना इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि सच वो अक्सर परत दर परत खुलता है। हम देखेंगे कैसे इतिहास, कैसे किस्मत के वो छोटे छोटे पल, परिवार से मिली सोच, मौके, ये सब मिलकर किसी की सफलता की कहानी कैसे लिखते हैं। ये सब जॉयस की कहानी नहीं है, ये एक तरह से ये समझने की कोशिश है कि हमारी जड़ें वो हमारी उड़ान को कैसे तय करती हैं। दिलचस्प। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत होती है, साल था 1931। जमाइका का एक छोटा सा गांव हेवुड। वहां स्कूल टीचर थे डोनाल्ड और डेजी नेशन। उनके घर जुड़वा बेटियां हुई, जॉयस और फेथ। हाँ, पिता डोनाल्ड वो थोड़े किताबी किस्म के थे, अपनी दुनिया में मगन, और माँ डेजी वो अपनी सुंदरता के लिए तो जानी ही जाती थी, पर साथ ही उनके इरादे बहुत पक्के थे। और दोनों बहनें पढ़ने में कैसी थीं? अरे कमाल के, पढ़ने में बहुत तेज। सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने सेंट हिल्डास जैसे बढ़िया बोर्डिंग स्कूल की स्कॉलरशिप जीत ली। 11 साल में? वाह। हाँ, और फिर आगे चलकर लंदन गईं, वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जैसे नामी संस्थान में। अच्छा, और लंदन में फिर वो ग्रेम से मिली? बिल्कुल, लंदन में जॉयस की मुलाकात हुई ग्रेम से, जो एक मैथमेटिशियन थे। प्यार हुआ, फिर शादी, और वो लोग कनाडा चले गए। और कनाडा में जॉयस एक कामयाब लेखिका बनी और फैमिली थेरेपिस्ट भी। सुनने में तो ये कहानी एकदम सीधी सादी प्रेरणा देने वाली लगती है, एक आदर्श सफलता की कहानी। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल वैसे ही लगती है, और हमें ऐसी कहानियां पसंद भी आती है ना, सीधी सरल। लेकिन इसमें कोई पेच है। पेच ये है कि ये कहानी अधूरी है। इसमें वो जरूरी चीजें छूट गई हैं, वो मौके, वो सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल लेगेसी, जिसने जॉयस की उड़ान को असल में पंख दी है।
ये कुछ ऐसा है जैसे हम मान लीजिए बिल गेट्स की कहानी सुनाएं, पर ये बताना भूल जाएं कि उनके स्कूल में कंप्यूटर था। अच्छा, मतलब कहानी का एक अहम हिस्सा गायब है। तो फिर असली कहानी क्या है? कहाँ से चीजें बदलती हैं? असली कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1930s के जमाइका में उस वक्त ना आम लोगों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के मौके लगभग ना के बराबर थे। हालात इतने खराब थे कि 1937 में बड़े दंगे भड़क उठे। लोग बदलाव चाहते थे, खासकर शिक्षा में। ओ, दंगे हुए शिक्षा के लिए? हाँ, और उन दंगों का एक नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश सरकार को कुछ सुधार करने पड़े। उन्होंने पूरे द्वीप के लिए हाई स्कूल स्कॉलरशिप शुरू की। और अब देखिए किस्मत का खेल, जॉयस और फेथ ने ठीक 1941 में ये परीक्षा दी, जिस साल ये नई स्कॉलरशिप योजना शुरू हुई। अरे वाह, मतलब टाइमिंग, बिल्कुल टाइमिंग ही सब कुछ थी। अगर वो बस कुछ साल पहले पैदा हुई होती तो शायद उन्हें ये मौका मिलता ही नहीं। अच्छी शिक्षा का रास्ता शायद बंद ही रहता। कमाल है। और इसमें उनकी माँ डेजी नेशन, उनका क्या रोल था? सुना है वो बड़ी मजबूत इरादों वाली थी। अरे सिर्फ मजबूत नहीं, फौलादी इरादा था उनका। पति तो जैसे मैंने कहा किताबों में खोए रहते थे, लेकिन डेजी, उन्होंने सपना देखा था कि बेटियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। सेंट हिल्डास भेजना, फिर उन्हें अलग से लैटिन और एल्जेब्रा की ट्यूशन दिलवाना, ये सब डेजी के ही फैसले थे। लेकिन एक मिनट, आपने कहा स्कॉलरशिप, जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ? दोनों को मिली थी? यही तो कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है। नहीं, स्कॉलरशिप मिली सिर्फ फेथ को, जॉयस को नहीं मिली। क्या? फिर घर में पैसे तो थे नहीं? हाँ, पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, एक ही बेटी को भेजता, पर डेजी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने दोनों बेटियों को स्कूल भेज दिया, ये सोचकर कि पता नहीं कैसे, पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और रास्ता निकला? हाँ, किस्मत देखिए, एक दूसरी लड़की थी, उसे 2 स्कॉलरशिप्स मिल गई, तो नियम के हिसाब से एक उसे रखनी थी, दूसरी खाली हो गई, वो जॉयस को दे दी गई। अविश्वसनीय। मतलब ये तो बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? पर ये सच है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। यूनिवर्सिटी जाने का वक्त आया, लंदन जाना था। ओह हाँ, लंदन जाने का खर्चा, वो तो बहुत ज्यादा रहा होगा उस जमाने में। बहुत ज्यादा। पैसेज का खर्चा, फिर वहां रहने और पढ़ने का। माँ बाप की साल भर की पूरी कमाई जितना। तो इस बार डेजी ने क्या किया? कहाँ से आए पैसे? इस बार वो गई पास के कस्बे में। वहां एक चीनी दुकानदार थे, मिस्टर चांस। जमाइका में उस समय चीनी समुदाय का व्यापार में काफी दबदबा था। चीनी दुकानदार, उनसे मदद मांगी? हाँ, उनसे पैसे उधार लिए। हाँ। अब उन्होंने क्यों दिए? शायद इसलिए कि डेजी एक अच्छी टीचर थी और उन्होंने कभी मिस्टर चांस के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया होगा, उनका ध्यान रखा होगा। अच्छा, मतलब पुराने रिश्ते, समुदाय का साथ। बिल्कुल, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जॉयस को कभी पता ही नहीं चला कि उनकी माँ ने ये सब कैसे मैनेज किया। कमाल है। एक माँ का अपनी बेटी के लिए संघर्ष, और बेटी को पता भी नहीं। लेकिन ये हिम्मत, ये आगे बढ़ने की सोच डेजी में ये आई कहाँ से? क्या ये कहानी और भी पीछे जाती है? हाँ, ये कहानी और गहरी है, पीढ़ियों तक जाती है। डेजी की परदादी, वो एक अफ्रीकी गुलाम थी। गुलाम? हाँ, उन्हें उनके आयरिश मालिक विलियम फोर्ड ने 1784 में खरीदा था, जो बाद में उनके परदादा भी बने। उनके बेटे हुए जॉन, जो मिश्रित रंग के थे। उस जमाने में उन्हें मुलाटो कहा जाता था। जमाइका में उस समय रंग को लेकर समाज का रवैया कैसा था? अमेरिका जैसा या कुछ अलग? थोड़ा अलग था। अमेरिका के मुकाबले जमैका में गोरे मालिक और सांवली औरतों के बीच रिश्ते ज्यादा आम थे, और उनके जो बच्चे होते थे मिश्रित रंग वाले, उन्हें गुलामों से थोड़ा बेहतर समझा जाता था। उन्हें आज़ाद होने के या खेतों की बजाय घरों में काम करने के मौके थोड़े ज्यादा मिलते थे। धीरे धीरे यही जो कलर्ड तबका था वो जमैका का पढ़ा लिखा प्रोफेशनल वर्ग बन गया। वकील, डॉक्टर, टीचर, मतलब एक तरह की सामाजिक सीढ़ी बन गई थी। हाँ बिल्कुल। 1950 के आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है कि कैसे गोरी या हल्की त्वचा वालों को समाज में ज्यादा एडवांटेज मिलता था, ज्यादा मौके मिलते थे, जबकि वो आबादी का छोटा हिस्सा थे। तो डेजी की जो महत्वाकांक्षा थी वो इसी विरासत से आई थी। उनके अपने दादा पादरी थे, भाई पढ़े लिखे थे, मतलब उनके परिवार में पहले से ही शिक्षा और आगे बढ़ने का एक माहौल था। हाँ, ये वो मौके थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे। लेकिन इसी रंगभेद ने, इसी हल्की त्वचा को तरजीह देने वाली सोच ने
परिवारों के अंदर भी बहुत कड़वाहट घोली। परिवारों के अंदर भी कैसे? एक बहुत दुखद किस्सा है। लेखक की माँ की एक रिश्तेदार थी, एंट जोन। उन्होंने एक बार रेलवे स्टेशन पर अपनी ही सांवली बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया था। क्या अपनी बेटी को? क्यों? क्योंकि वो एक गोरे आदमी को इम्प्रेस करना चाहती थी। सोचिए, रंग का भेद कितना गहरा था कि एक माँ ने अपनी बेटी को। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। और खुद जॉयस ने, लेखक की माँ ने, क्या उन्होंने भी कभी रंगभेद महसूस किया? बिल्कुल किया। लंदन में जब वो पढ़ रही थी तो एक मकान मालकिन ने उन्हें घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो जमाइकन थी। लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये भी माना कि वो खुद भी त्वचा के रंग को लेकर जो समाज में पूर्वाग्रह थे, प्रेजुडिस था, उससे पूरी तरह अछूती नहीं थी। वो मन ही मन इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि उनका रंग बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। ये दिखाता है कि ये चीजें कितनी जटिल हैं, कैसे हम सब अनजाने में ही उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद, क्या लगता है सफलता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक इंसान की मेहनत का नतीजा है? शायद नहीं। कम से कम ये कहानी तो यही बताती है। ये दिखाती है कि सफलता कोई अकेली चीज नहीं है। ये इतिहास, समुदाय, किस्मत से मिले वो अचानक वाले मौके, परिवार से मिली विरासत, सोच और हाँ, अपनी कोशिशें भी, इन सब का एक मिला जुला एक जटिल ताना बाना है। कुछ चीजें हम कमाते हैं और कुछ हमें थाली में सजी मिल जाती हैं बिना मांगे। वाकई जॉयस की कहानी असाधारण है। कैसे एक गुलाम खरीदी गई महिला की कहानी, फिर 1937 के वो दंगे, एक चीनी दुकानदार की उदारता और वेस्ट इंडीज के समाज की वो अजीब सी परतें, सबने मिलकर उनकी जिंदगी को एक खास दिशा दी। बिल्कुल। और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? क्या सवाल? यही कि अगर वो मौके, वो साधन समाज से मिले, वो फायदे, वो सांस्कृतिक विरासत जो लेखक के परिवार को मिली, अगर वो सब या वैसा ही कुछ हर किसी को मिलता, तो आज दुनिया में कितनी और जॉयस क्लेमिल होती, कितने और लोगों के सपने इस तरह पूरे हो रहे होते। सोचने वाली बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों, परिवार और कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ भी शेयर करें।